हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आवाज आ रही है भाई साहब? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। भैया बैकलॉग वाले लोग, अब बैकलॉग जल्दी से जल्दी खत्म कर लो यार। अब इससे ज्यादा छुट्टियां मतलब सैटरडे संडे में भी निकाल चुके हो। ठीक है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। जो लोग सैटरडे की क्लास में नहीं थे बेटा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपके लिए आज की क्लास नहीं बनी है। ठीक है। अगर किसी का सैटरडे का लेक्चर बैकलॉग में है, अगर आपने संडे तक नहीं किया है, अगर आप डायरेक्ट यहां पर आए हो, तो बेटा फिर आपके लिए आज का लेक्चर नहीं है। क्योंकि आज भैया सैटरडे की हुई स्टोइक्योमेट्री, उसका शॉर्टकट, उस शॉर्टकट को यूज करके आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। तो भैया जो लोग भी हैं जिनका भी बैकलॉग बहुत ज्यादा है, भैया कोई ना कोई तरीका खोजिए। बैकलॉग खत्म करने का बेटा तरीका एक ही है, फास्ट स्पीड में वीडियोस देखिए। जहां जहां लगता है कि यार ये चीज मुझे थोड़ा सा तेजी से कर सकता हूं, वहां तेजी से कीजिए। एक एक दिन में दो दो चार चार लेक्चर्स कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि यहां पर चीजें कनेक्टेड होती हैं। बॉटनी बॉटनी जूलॉजी भी कनेक्टेड होती है, बट शायद मुझे लगता है कि आप नीट एस्पिरेंट होते तो बॉटनी जूलॉजी आप मैनेज कर लेते हैं जल्दी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा जल्दी फिनिश कीजिए। एक टारगेट तो लेना पड़ेगा भाई। जो लोग भी बैकलॉग वाले हैं, जो लोग भी बैकलॉग वाले हैं बेटा, जिनका भी बैकलॉग है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप बैकलॉग जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, सच्चाई ये है। चाहे जितना तुम कर लो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा सर। हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो भैया शुरू करते हैं कहानी को। भाई साहब, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, स्टोइक्योमेट्री। मैं तुमको बस आज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर क्वेश्चंस ये वो 50 चीजें, मैं तुमको दिखाता हूं कि एनसीईआरटी में स्टोइक्योमेट्री का क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। आप मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। अभी हम शुरुआत में, आप सबको पता है, शुरुआत में हम क्वेश्चंस करते हैं जो पुराने होते हैं, जिनका नाम हमने केबीडी कर रखा है। तो भैया वो केबीडी जी वाला चीज है, वो थोड़ा सा सीखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है, मैंने सेकंड वीक का भी क्वेश्चन दे दिया है। शायद आई थिंक जिन लोगों ने अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट करते रहिएगा। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चंस दोबारा तिबारा, तो बेटा आपको ही पता है, मतलब मॉड्यूल है, दो चार ही चीजें। मैंने शायद याद करो 2 हफ्ते पहले, याद करो सेम 15 दिन पहले आपको 10 अगस्त को जब बैच चालू हुआ था, तो मैंने बोला था कि बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लास के क्वेश्चंस करने, डीपीपी के क्वेश्चंस करने, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल करना है, और पीवाईक्यूज में भैया जेई मेंस के, नीट के, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लेनी है। उनमें से भैया क्लास के क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा। डीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जैसे चैप्टर एंड होने वाला होगा डीपी का सॉल्यूशन वो मिल जाएगा आपको। पीवाईक्यूज मैं खुद ही करा दूंगा। भाई तुमको बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करने, डर हटाना है। तुम पढ़ना किस लिए चाहते हो? सिलेक्शन के लिए ना। तो पढ़ना भैया सिलेक्शन के लिए चाहते हो, तो सिलेक्शन कब होगा? जब एग्जाम में बैठोगे, नया टाइप का भी क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको डर ना लगे। और वो डर तभी हटेगा जब घर पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना? तो घर पे जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगले 5 क्वेश्चन बेटा आप सोच के देखिएगा कि अगर ये आ जाए अगले साल तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। होमवर्क आज एनसीईआरटी से भी दूंगा फिर से। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप सोचिए, कहीं स्टोइक्योमेट्री वर्ड नहीं लिखा है, पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको बस इतना हिंट दे दूंगा कि मैग्नीज का मास 55 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, बाकी हाइड्रोजन क्लोरीन का तो आपको पता ही है। इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करके देख लो। आप इस क्वेश्चन को कहां से, किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हो आप बताना मुझे। किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हो बताना मुझे। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बस पुराने लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। आपने सही टाइम पे ज्वाइन किया है। ये बैच गलत टाइम पे स्टार्ट हो गया है और ये बच्चे कुछ गलत टाइम पे आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, पुराने लेक्चर से साथ में जुड़ जाइएगा। नहीं तो फिर आपको यही है कि अब मोल ही नहीं पता, ग्राम ही नहीं पता, तो दिक्कत आ जाएगी। हम जैसे लोगों को भैया, आप कुछ लोगों को रिएक्शन में दिखने लगा है, आपको पता चलने लगा है कितना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। सर बताएंगे। अब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो भैया वहां पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लो। सर एग्जाम में डायरेक्ट मास ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, ट्राई करो।
भैया लास्ट क्लास में करा था हम लोगों ने, इसका मास में पढ़ूंगा क्यों, क्योंकि यहां मास दिया है। याद करो, इसको मास में पढ़ूंगा क्यों, क्योंकि सर इसका मास दिया है। सर इसका मास पूछ रहा है, मास ऑफ HCl निकालने का शॉर्टकट शायद हमने पढ़ा था। बेटा जो लोग अपने पास लास्ट क्लास में थे, शायद ऐसा कोई शॉर्टकट पढ़ा था। बेटा ऐसा कोई शॉर्टकट हमने पढ़ लिया था क्या? सर आप अब इस लेवल पे आ जाओ तो भैया एग्जाम क्लियर है। तभी आपको सच बता रहा हूं, मेरे से भी पढ़ने का तभी फायदा है। आप अगर एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप अभी यही सोच रहे हो कि कौन सा टॉपिक किधर से कहां पर, बेटा समझ जाओ कि फिर ये रिएक्शन, ये क्वेश्चंस, ये लेक्चर्स कोई लॉजिक नहीं बनता। आप ये लाइन लिख पाओ डायरेक्ट कि हाँ सर ये मेरा आंसर आएगा। ये आंसर कैसे आया? सर MnO2 मैग्नीज का 55 प्लस 32 87 ग्राम हो गया। सर यहां पर HCl 36.5 इंटू 4 लिया। अब ये 4 क्यों आया? 87 कैसे आया? 5 कैसे आया? और ये ऐसे कैसे कर रहे? बेटा तुम्हारी चीज, 5 कहां से आया? HCl कहां से आया? मैं कह रहा हूं भैया, तुमको कोई बोल देता कि सर क्लोरीन का मास बताओ, मुझे चलो भाई साहब क्लोरीन का मास पूछ देता मैं इस क्वेश्चन में। मान लो NCERT का सेम क्वेश्चन उठा ले और बोल दे कि क्लोरीन गैस कितना प्रोड्यूस होगा, क्या मुझे बता सकते हो? अगर भैया 87 ग्राम से 71 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो क्लोरीन गैस कितना प्रोड्यूस होगा? भाई एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं। भैया तुम देख लो कहां से प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, भैया देख लो। भाई साहब हमारे यहां क्लास का हफ्ते का स्वागत क्वेश्चन से ही होता है, ताकि जो लोग नहीं पढ़ के आए उनको पता चल जाए कि भैया बहुत तगड़ी चीज होती है। यहां पर भैया टाइम पास करने आए हो तो सच बता रहा हूं, टाइम पास हो नहीं पाएगा तुम्हारा, उल्टा रोना आ सकता है कि सर ऐसे कैसे। ये देख लो 5 इंटू 71 अपॉन 87 कैसे किया? याद करो, शॉर्टकट याद है 5 है सर, गिवन था उसको उठा के उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली डिवाइड बाई 87 करो। हमको यूनिटरी मेथड करना ही नहीं है, एक एक लाइन में क्वेश्चन निकाल के कहानी खत्म। NCERT या क्वेश्चन एक लाइन में कर लेगा पक्का। मैं कह रहा हूं भैया तुमको मोल पूछ देता कि सर इसका मोल बताओ, MnCl2 का मोल बताओ, पूरी स्टोइकियोमेट्री रिवाइज कर लो बेटा। MnCl2 के मोल्स बताओ, MnCl2 के मोल्स कैसे बताते? सर MnCl2 के मोल्स कैसे आएंगे, मुझे इतना बता दो बेटा, कैसे निकालेंगे? सर 5 इंटू 1 अपॉन 87 मोल लिख सकता हूं। अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं तो भैया बस अब ये आज से अब आपका टॉपिक है, अब आज से अब आपका टॉपिक है ये सब। अब नहीं समझ रहे कि सर ये सब कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो आई एम नॉट सॉरी, सीधी सी बात है। मुझे भैया कुछ अफसोस नहीं कि कैसे आ रहा है किस तरह से, वो आपकी फिर अपनी गलती, आपकी भी गलती नहीं है और वैसे पता नहीं किसकी गलती है, लेकिन हाँ ये गलती अब जिसकी भी हो। चलो जो लोग पढ़ रहे हैं, देखो तुमको NCERT की अच्छी चीज दिखा रहा हूं कि NCERT क्या है। सर NCERT में क्या, ये NCERT का क्वेश्चन सोचो, तुमको भाई हैंड पिक करके भाई साहब NCERT ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि बेटा अगर ये क्वेश्चन NCERT ने पूछा है, तुम सोच के देखो, तुमने इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है, तुमको ये सेम टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं। सोचो इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसे दिया है NCERT ने, पढ़ के देखो, अटेम्प्ट करके देखो कैसे करोगे। सोचो NCERT दे रहा है ऐसा क्वेश्चन, अब आपके ऊपर है बेटा आप किस तरह से दौड़ना चाह रहे हो। ये NCERT का क्वेश्चन है भाई साहब, कैसे निकालोगे भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन दोबारा आज फिर से NCERT से जब होमवर्क दूंगा तो वहां से जाके करना बेटा, मॉड्यूल NCERT ये सब चीजें करनी ही करनी है। क्या होगा? यस कोई दिक्कत नहीं। सब पहली बात, मोलर मास ऑफ द गैस निकालोगे, मोलर मास कैसे आएगा? 3 फॉर्मूले में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर पहले तो मैं मोलर मास निकाल लेता हूं, कैसे? तो देखिएगा 10 लीटर का वॉल्यूम, 10 लीटर ऑफ गैस हैज मास। अगर मैं देखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 10 लीटर का वॉल्यूम 11.6 ग्राम है। सर 1 लीटर का वॉल्यूम 11.6 अपॉन 10 हो गया, और भैया 22.7 लीटर का वॉल्यूम 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.7 ग्राम हो जाएगा। सर ये क्या होगा? मेरा मोलर मास ऑफ द गैस होगा। सर ये बात देख लीजिएगा, NCERT देखो भैया कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है।
बहुत सारे लोग तो भैया 12th पास कर गए बिना एनसीईआरटी किए। भैया देख लीजिएगा, ये मोलर वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है, और बेटा इस पे जो निकालेंगे वो मोलर मास आएगा। ये मोलर वॉल्यूम है, जो निकालेंगे वो मोलर मास आएगा। सर मोलर वॉल्यूम और मोलर मास का डिफरेंस देख लो सर, निकाल लेंगे सर। ये देख ले भाई, ये पता चल पा रहा है कि मोलर मास कैसे आया। सर आपने एक लाइन से मोलर मास निकाल दिया, एक लाइन से मोलर मास निकाल दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए। अब जिन लोगों को याद हो, हम लोगों ने ऐसा CO2 से 44 ग्राम CO2, सर उसमें 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा। सर एनसीईआरटी की कैलकुलेशन वो गंदी होती है, इसीलिए लोग पसंद नहीं करते, लेकिन भैया अब जैसा भी है करना तो पड़ेगा। सर इतना ग्राम कार्बन हो गया। सिमिलरली भैया देख लीजिएगा 18 ग्राम पानी में, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं। तो बेटा मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि क्लास में बताया गया, लेकिन तुम एग्जाम हॉल में ये चीज अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं ये देख लो। सर ये सारी वैल्यूज, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, तो भैया देख लो उसका भैया इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। कितना आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन का मास, कितना आ रहा है बेटा। कार्बन हाइड्रोजन का मास देखोगे, इसका मास कितना आया भाई, हाँ इसका मास कितना आया। सर यहां पर देखेंगे तो पहले तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास बेटा कितना आ रहा है। अब तुम ये सोचना कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो भैया मैं सोच पाऊंगा या नहीं सोच पाऊंगा। सर इसका मास देखोगे तो इसका मोलर मास आ रहा है 26.332 ग्राम, मतलब 26 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। कार्बन का मास देखोगे तो बेटा कार्बन का मास आ रहा है सर 0.92 ग्राम। कार्बन का मास कितना आ रहा है 0.92 ग्राम। और हाइड्रोजन का मास देखोगे तो ये कितना आ रहा है 0.690 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 0.076 ग्राम। सर यही होगा। सर दोनों के मास आ गए, दोनों के मास आ गए, दोनों का कार्बन का हाइड्रोजन का मास आ गया। कार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला सर जी डिवाइड बाई कितना कर दिया 12, हाइड्रोजन का भैया 0.076 अपॉन कितना कर दिया 12। इसकी वैल्यू देखोगे 0.07 ही होगा, 0.07 ही होगा, करके देख लेना अप्रोक्सीमेटली। तो सर इसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पे क्या ले लेंगे, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 1। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना ले लेंगे सर, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास 12 + 1 13। सर एन की वैल्यू 26/13, क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ कर देते हैं बेटा। एन की वैल्यू 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला C2H2 आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब तुमको कोई लगे सर एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी तुम हवा में ले रहे हो। एनसीईआरटी में देख लो एक ही क्वेश्चन, इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, हो गया भैया। सर कोई बोले सर हाँ अब तुम्हारे ऊपर है बेटा, अब हाँ कुचू पुचू वाली बातें करनी है कि भैया क्वेश्चन करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तुमसे सीधा सीधा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, अब तुमको एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन करने हैं, डीपी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी देख लो भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखा 3 अलग अलग पोर्शन में कि सर मोलर मास बता दो, इंपेरिकल फॉर्मूला बता दो, ये बता दो, वो बता दो, निकालते रहो भैया। देख रहा है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। अब यहां पर भाई हमारा चिंटू एग्जाम हॉल में बैठ के वेल्डिंग है, वेल्डिंग अच्छा नीट नहीं होगा तो वेल्डिंग करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन देख के ऐसे सोच रहा है, बेटा नहीं सोचना इतना। इसीलिए आपको इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ताकि आपको किसी क्वेश्चन को देख के पहले से ही पता रहे कि इस क्वेश्चन में ये करना है। जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी उनको पता है कि CO2 वाले केस में कार्बन का मास निकालो, हाइड्रोजन का मास निकालो, कार्बन के मास से और हाइड्रोजन के मास से सीधा निकाल दो, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, श्योर है। तो ऐसा काम करना है भाई, ऐसा काम करना है, मतलब कोशिश करिएगा। ठीक है, अब जैसे तुमको ये दिखा रहा हूं, अब स्टोइकोमेट्री सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में यहीं पर नहीं आती। मोल कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर चैप्टर में आता है। जैसे अब ये क्वेश्चन पढ़ के देखो,
ये क्वेश्चन बेटा अगर आप देखोगे तो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रिलेट किया गया है, ऑर्गेनिक से रिलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता भी नहीं चल रहा है, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा ऑर्गेनिक में कहां पर। सर ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन आती है आपको CH3CH2CH2, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन इसको घर पे करना है। सर यहां पर ब्रोमीन ऐड करते हो Br2CCl4 के प्रेजेंस में, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, इसका कलर होता है। सर ये कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। सर पेंट 1 इन पे अगर आप करोगे तो यहां पर ब्रोमीन जो है एंटी एडिशन करता है, एंटी एडिशन करता है, और सर इसका कलर क्या हो जाता है? वायलेट कलर अपना गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना। अब सर ये रिएक्शन आपको अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ कनेक्ट किया गया है। अब भैया तुम कितने तैयार हो इसके लिए देख लो, तुम कितने तैयार हो इसका देख ले। क्वेश्चन करेगा, अब देख यहां से निकाल, ट्राई तो कर। सर यहां पर देखेगा, यहां पर कैसे करेंगे? सर यहां सर कैसे? अब ये क्वेश्चन, अब सर पता चला हमको रिएक्शन ही नहीं आता है। भैया देख लो, ये रिएक्शन बेटा पेंट 1 इन है। पेंट 1 इन का मास कितना हो रहा है? पेंट 1 इन का मास नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा? सर C5H10 है, C5H10 का मास कितना होगा? अगर आप देखें 70 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। ब्रोमीन का मास देखेंगे 160 ग्राम से, तो सर इसका 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? सर इसका सॉरी उल्टा उल्टा 5 ग्राम इसका, इसके कितने से रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन का कितना मास रिएक्ट करेगा? सर ब्रोमीन का कितना मास रिएक्ट करेगा? सर मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है तो भैया 5 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 160 से, डिवाइडेड बाई कितना कर दो? 70। सर यही करेंगे। सर ये देखिएगा 80/7 ग्राम, जो भी निकल के आएगा निकाल दो। 80/7 ग्राम। बेटा ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सर ये लिखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चन बस मैं जो समझाना चाहता हूं उसको रिलेट करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस बेटा आपको मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा आप देख लो, कुछ लोग हैं जिनको रिएक्शन नहीं आता है। अब बेटा रिएक्शन आप ऑर्गेनिक के साथ, फिजिकल के साथ कहीं भी मैच कर सकते हो। 80/7 ग्राम जितना भी आ रहा है, 11.4 जो भी आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डर का माहौल पैदा कर देगा। एक अरे यार ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है कि फिजिकल है? भैया सब कुछ है यहां पर। तुमको ये 3 क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल इसीलिए बताए ताकि भैया आपको पता रहे कि आप कहां तक आ चुके हो। 2 हफ्ते के अंदर अपने अंदर कुछ चेंजेस अगर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन का डर नहीं है, अब धीरे धीरे मैं फेस कर सकता हूं, तो ही बेटा बैच को कंटिन्यू करना या टीचर को कंटिन्यू करना। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं। कुछ लोग हो सकता है लगे नहीं भाई, अगर तुम्हें मेरे से ये सब चीजें नहीं आ रही कि सर ये आपने कब बताया, ये सब कब हुआ, क्या हुआ, तो बेटा आप आराम से, अगर आप 2 हफ्ते मेरे से पढ़ के बैठे हो, 11 लेक्चर निकाल चुके हो, अगर अभी तक की 11 लेक्चर आप पढ़ चुके हो और आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा मतलब इसे बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा सिलेक्शन है। तुम्हारा सिलेक्शन भाई, तुम मेरे फैन बनो चाहे ना बनो, बनना भी मत मेरे फैन, मेरा अच्छा स्टूडेंट बन जाओ। अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? जिसका सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करता है। तो जो लोग ऐसे जिनको लग रहा है ठीक है, आप टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, बेटा वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा कि है ये कब हुआ, अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब कब टॉपिक हुआ, रे हमको तो पते नहीं है ये सब कब हुआ, तो बेटा फिर ऐसे जगह पर टाइम मत वेस्ट करो। ये मेरी तरफ से एक अच्छी सजेशन है, आपको प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिनको लग रहा हो कि सर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो भैया आपके लिए मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेटर है कि आप उसके ऊपर फोकस कीजिए जहां पर आप कर सकते हैं। कोई भी नया बच्चा आया, जो नया बच्चा आया है बेटा, देखो जो भी नए बच्चे हैं, आपको प्लीज पीछे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना फायदे में रहेंगे। बैच बेटा 10 अगस्त से चालू हुआ है। 11 दिन हमने जो है ऐसे फ्री में टाइम वेस्ट नहीं किया है। 11 दिन बेटा बहुत सारी चीजें ना बेसिक्स बनाई गई हैं। एटम मॉलिक्यूल से कहानी चालू हुई है। अगर आप जाके कभी देखेंगे डे 1 पे एटम मॉलिक्यूल सिखाया गया है। आज हम मॉलिक्यूल की रिएक्शंस कर रहे हैं। ये जो फटाफट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मोलर मास के 20-25 एग्जाम्पल कराए गए थे कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो चीजें जरूर करिएगा, ठीक है। सर जो चीजें आपको कराई गई हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। बाकी यार देखो भाई,
तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो बैच का टॉक्सिसिटी तुमको जो बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो मेरे बारे में कुछ गलत बोलना चाहते हो एकदम बोल दो, लेकिन मुझे पता है कि भाई जब मेरा एक ही रिप्लाई है तुम्हारे लिए कि अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में, मैं सबका रिप्लाई एक बार में दे दूंगा। तुम्हें जो लग रहा है, तुम्हें लगता होगा अरे सर आप पीछे का रिवीजन क्यों नहीं करा रहे, मैं कैसे कराऊं भाई, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे उनको क्वेश्चन भी तो कराना, उनको ये भी तो सिखाना है कि बेटा ऑर्गेनिक से फिजिकल रिलेट कर, तुझे ये भी तो बताना है कि देख बेटा ऐसा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां से लेकर वहां तक के क्वेश्चन सीखो। सर आपको छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़ा क्वेश्चन सब कुछ बताना मेरा काम है ना, तो भैया मैं उस पर फोकस करूंगा। कोई ऐसा है जो बैकलॉग लेके बैठा है या जिसके मन में कुछ भी विचार है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि बेटा अभी भी आपके पास ऑप्शन है, ऊपर रेड क्लिक है, करो जाके लेक्चर्स देखो। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। भैया कुछ लोग आए हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर को पढ़ के आए हैं, तो बेटा बताएंगे अगर कैल्शियम कार्बोनेट 80% प्योरिटी, अब बेटा ये क्वेश्चन तो तुमको करना पड़ेगा। पिछले क्लास में जो लोग प्रेजेंट है, अगर भैया सैटरडे को, हाँ सैटरडे आप प्रेजेंट थे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो इतना तो पता चल गया है कि मास्टर जब नहीं लिख रहा है तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी टेंशन ना लिए कि आप लिखने पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे टाइम लगाएं, ना कि लिखने पे। सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा जल्दी। आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में हाँ क्या देंगे, पहली बात बेटा रिजल्ट आएगा, वही सबसे बड़ा चीज है। रिजल्ट सेलिब्रेशन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना भाई, बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ यार हम रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या देंगे, मिलोगे दे देंगे, और क्या, दो चार मोटी किताब उठा उठा के मार देंगे, और क्या देना है। बोलेंगे अच्छा तुम्हारे चक्कर में ही मैं फ्रस्ट्रेट था, तुम लोग के चक्कर में ही अच्छे क्वेश्चन कराने पड़े थे मुझे, और जिसके कारण चिंटू जो मेरा फीडबैक बेकार करके चला गया था, हाँ लिख के जाता था कि हाँ भाई साहब। कैसे करेगा भाई, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करेगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेटा, तो वो कितना होगा 25 का 80%, 25 का 80% बेटा देख लो, 25 का 80% अगर आप निकालोगे तो ये 25 से 4 और 4 से ये कितना हो गया सर 20। सर आपको ओरिजिनली कितना कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया 25, बट रियल में कितना रिएक्ट कर रहा है सर 100 ग्राम से कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है सर 22.4 लीटर, 100 ग्राम से 22.4 लीटर, 20 ग्राम से कितना रिलीज होगा सर, आपको शॉर्टकट बता दिया गया है कि भैया आप 20 ग्राम से कितना निकालेंगे तो दिस डिवाइड बाय कितना कर दीजिए 100। सर ये रहा, सर ये कितना आ जाएगा 4.48 लीटर आ जाएगा। सर आपके ऊपर है, शॉर्टकट आपके पास है, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। पोल जिनका नहीं आ रहा टेंशन मत लो बेटा, पोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अटेम्प्ट करना, तुम अटेम्प्ट करना सीखो। मुझे बार बार मेरा एक ही फोकस है भाई, तुमको फिजिकल भाई पढ़ना सब लोग थ्योरी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन सही टाइम में कम टाइम में कितना अटेम्प्ट हो पाता है ये ध्यान रखिएगा। CO2 का वॉल्यूम कैसे निकाल दिया देख लो, हम रिएक्शन को ऐसे क्यों लिख रहे, ऊपर क्या लिख रहे, ऊपर वाली कहानी कहां से आ रही है, ऊपर की कहानी कहां से आ रही है, इसको वॉल्यूम में क्यों मैं लिखा, इसको मास में क्यों लिखा, इसका राज कहां छुपा है सैटरडे की क्लास में। सैटरडे को हमने यही सीखा था, इसका मास दिया है तो मास में, इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में, याद है सैटरडे को यही तो सिखाया था कि भैया किसी रिएक्शन को देखा तो 3-4 लाइंस लिख पाए, हाँ याद है, किसी रिएक्शन को लिखा तो 3-4 लाइंस लिख पाए भाई साहब आप, और नहीं लिख पाए तो भैया कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्या ही करना है। MnO2 का मास भैया आपको पता चल गया है, MnO2 का मास 87 ग्राम होता है, ठीक है। बाकी अब आप इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए। यह रिएक्शन दिया हुआ है 10 ग्राम MnO2 का मास दिया है, क्या ये प्योर 10 ग्राम MnO2 है सर? मैं अब बस इतना ही हिंट दे पाऊंगा, जो लोग समझदार हैं उनको पता चल रहा है। सर यहां पर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा, सर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा। पढ़ने में मजा आता है क्वेश्चन करने में नहीं, तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ने में मजा आता है क्वेश्चन करने में नहीं, बेटा ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा भी तो नहीं है। फिर पढ़ने को तो भाई तुम कुछ भी पढ़ जाओ,
क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन ही तो एग्जाम हॉल में करना होता है, और क्या करना होता है, वहां जाके थोड़ी ना बताना होता है कि और हाँ कैसे हो तुम। एनटीए पूछता थोड़ी ना है कि बेटा क्या हालत है, कैसे आए हो, पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो। वो थमा देगा एक शीट, करते रहिए, भर दीजिए, नहीं आता है तो चल लीजिए। क्या होगा अब यहां पर, याद करो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कराया गया था कि भैया आपको अगर 22.4 लीटर दिया है Cl2, यहां पर 2.24 लीटर आ रहा है। 22.4 लीटर के लिए बेटा 87 ग्राम, तो इसके लिए कितना सर, मास ऑफ प्योर मैग्नीज MnO2 का, अगर मैग्नीज ऑक्साइड का मास निकालने जाओगे तो सर सीधा सीधा है, अगर आप शॉर्टकट लगा पाए तो भैया ये देख लीजिएगा, ये देख लो 8.7 ग्राम प्योर मैग्नीज ऑक्साइड है। अब इसमें से भैया परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बेटा कैसे निकालते थे, प्योरिटी का परसेंटेज बेटा अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सर आप शुरुआत में 10 ग्राम MnO2 लेके चले, लेकिन उसमें सारा का सारा प्योर नहीं था, तो बेटा आप क्या करोगे, इसका परसेंटेज प्योरिटी कितना आएगा, 87%। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज इंप्योरिटी। याद करो पिछली क्लास में परसेंटेज इंप्योरिटी भैया 100 माइनस 87 कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। 100 माइनस 87 कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो भाई साहब बेटा क्वेश्चन तभी फास्ट हो पाएगा जब आप उस मेंटल स्टेट में बैठोगे। मैं तुमको एक सच्चाई बता रहा हूं, जो कुछ लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन फास्ट नहीं होता है, बेटा क्वेश्चन तभी फास्ट करोगे ना, जैसे क्वेश्चन देखा, अब तुम्हारा क्वेश्चन में तुम कहां टाइम ज्यादा लगाते हो। मैं दो तीन चीजें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है एज ए स्टूडेंट बता देता हूं, तुम कहां टाइम लगाते हो। जैसे तुमने ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखा, फिर देख रहे हैं अच्छा क्लोरीन, अच्छा हाँ 2.24, अच्छा इम्प्योरिटी, अच्छा प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था सर ने, ये वाला, हाँ अच्छा ये कॉन्सेप्ट। यहां पर आप अंदर ही अंदर ये वाली चीजें सोचने लगते हो ना, इसमें टाइम लगता है। आप जब तक जिस टाइम पर, जैसे क्वेश्चन आया आपने ये सोचा, अच्छा क्वेश्चन में इम्प्योरिटी दिखा, दिमाग हाँ प्योरिटी कॉन्सेप्ट, अच्छा प्योरिटी कॉन्सेप्ट, अच्छा प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ओरिजिनल नहीं है, रिएक्टेंट का मास निकालूंगा सर, परसेंटेज प्योरिटी निकाल लूंगा। मैंने तुमको दो ही टाइप के क्वेश्चन कराए थे सर, आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे ना पिछली क्लास में। आप इस क्वेश्चन में देखो बगल में प्योरिटी दी है, तो आप फटाक से सोच गए अच्छा यार बगल में प्योरिटी दी है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ये होगा। क्वेश्चन इस तरह से फास्ट होता है। अब क्वेश्चन ऐसे फास्ट नहीं होगा कि क्वेश्चन देख रहे फिर अंदर अंदर सोच रहा है कि ये यार ये रिएक्शन D&F ब्लॉक का है जी, यहां पर क्या कर रहा है, ऐसे मन में विचार लेके आओगे ना तभी टाइम लगता है। तुमको क्या लगता है जो हमारे बैच में मान लो हम जिसका नाम चिंटू बोलते हैं भैया, वो जो स्पैमर भी है वो क्या ऐसा नहीं है डे 1 पे वो भी पढ़ने ही आता है। स्पैमर भैया, स्पैमर ऐसा नहीं कि अवतार हो रहा है उसका, बचपन से स्पैमिंग कर रहा है, नहीं उसका अवतार नहीं होता, वो क्या होता है कामचोर होता है। ओ भैया क्या करेगा अब उसका, वो अब सोच रहा है 87 कैसे आया। ओ भैया अभी तुम्हारे MnO2 का मास, अब वो सोच रहा है सर आप ये बार बार क्यों नहीं बताते, हाँ आप ये बार बार क्यों नहीं बताते, MnO2 का मास आपने 87 कैसे ले लिया। आप ये चीज हर एक टाइम लिखेंगे तो आपका क्या चला जाएगा, पैसे दिए मैंने आपको, बेटा मैं क्यों लिखूं, मैं एग्जाम हॉल में, तभी तो तेरा टाइम लग रहा है। ये देख MnO2 का क्वेश्चन, जब तुझे लग गया MnO2 का मास यहीं पर निकाला था हम लोगों ने, ये देख MnO2 का मास, तो तुम्हें टाइम कहां बचाना है वो सीख लो, बस हो गया। अब वहां एग्जाम हॉल में बैठ के MnO2 निकाल रहा है कि हाँ कैसे हो रहा है। भैया स्पैमिंग ऐसे ही थोड़ी ना, स्पैमर पैदा नहीं होता भाई साहब, हाँ स्पैमर का अवतार होता है, वो धीरे धीरे आदमी बन जाता है। जैसे देखो देखो एकदम ये ऑब्वियस है सर। ये क्वेश्चन आपको जब भी लगेगा 13%, अब वहां पर सर ये 100 माइनस कैसे आया, अब भैया तुमको पता नहीं चल रहा है, मैं ये लिख के कर रहा हूं ये क्वेश्चन, ये जो लिख के किया मैं एग्जाम हॉल में लिखता थोड़ी ना भाई, अंदर या दिमाग में इतना कैलकुलेट कर लो, 100 में से 87 कम कर दिया 13% होगा, तब तेरा टाइम जल्दी निकलेगा। नहीं तो तू टाइम तो लगेगा ही ना बेटा, टाइम तो लगता ही है। अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, सोचो प्रोडक्ट दिया है, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, अब तुम खुद से थोड़ा फास्ट सोच सकते हो तो सोच लो भाई, तुम्हारे ऊपर है। 60 सेकंड है, ऑलरेडी एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार कराए जा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका स्पीड बढ़े। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो बेटा, थोड़ा सा सोचो यार
कैसे करना है, क्योंकि इस हफ्ते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते नया चैप्टर चालू हो जाएगा। अगले हफ्ते का इसी हफ्ते चालू हो जाएगा ना शायद। हाँ, क्या होगा सर, इसमें कैसे निकालेंगे? अब मैं देख लो कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, तुम्हें यही चीज करनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बेटा सोचोगे ना कि हमको अलग से शीट मिले, नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ऊपर लिखना सिखाया, क्या कल की क्लास में, लास्ट सैटरडे क्लास में इसलिए ऊपर लिखना सिखाया था तुमको, क्या कि सर ऊपर स्टैंडर्ड वाला लिखना। हाँ, ऊपर स्टैंडर्ड वाला लिखना, और नीचे क्या लिखना है, तो सर जो गिवन है तुमको यहां पर मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल पाएगा सर 0.88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44। सर ये देख ले, इंटू 100 भाई साहब। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है सर, परसेंटेज प्योरिटी निकाल दे, 2/4 इंटू 100 कर दे सर, कितना हो गया, 50% प्योरिटी है। ले भाई, 50% प्योरिटी है। अब तुमको ये सब काम फास्ट करना है, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और बहुत अच्छा कर रहे हो, जो लोग भी बैकलॉग जिनका भी हुआ है बेटा एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर वर्क करो। देखो कोई और ऑप्शन तो है नहीं, बैकलॉग है, अच्छी बात है, आपको पता चल रहा है। यही बैकलॉग पे आप मेहनत करेंगे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं, इस बैच में तो छोड़िए, यकीन 2.0 में, जहां पर 1 महीने का बैकलॉग, आप तो भी 10-12 दिन हुए, 1 महीने का बैकलॉग उस बच्चे ने कंप्लीट कर दिया अगले 10 दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भैया रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, ऑब्वियस है ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो ऑब्वियस है बैकलॉग थोड़ा जल्दी खत्म कीजिएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं आज की कहानी को। अब क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे कॉपी पे, कहां शुरू करते हैं कहानी को। चलिए, तो स्टोइकोमेट्री में हमने बेसिक स्टोइकोमेट्री कर लिया था सैटरडे को। फिर हम लोगों ने किया था प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई प्योर अगर है, अगर इम्प्योर दे दिया तो क्या करेंगे। अब देखो, पिछली बार रिएक्टेंट में घोटाला था। जैसे पिछली बार क्या हो गया कि भैया अपना बच्चा ही स्पैमिंग करने लगा, वो भैया प्योर नहीं था, तो इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, उसमें प्रोडक्ट ही नहीं बन पा रहा था सही से। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार जो है ना, पढ़ने वालों के साथ भी एक दिक्कत है, पढ़ने वालों के साथ भी एक दिक्कत है। ऐसा नहीं खाली स्पैमिंग वाला ही परेशान है, स्पैमिंग वाला तो चलो उसको इंप्योरिटी बोल दिया आप लोगों ने कि भैया वो है ही गलत, चलो उसमें से भाई इतना परसेंटेज प्योरिटी है, इतनी परसेंटेज इंप्योरिटी है। अब की बार क्या है, अब की बार तो पढ़ने वालों की कहानी है। क्या सर, इल्ड कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनना अपने पास, इल्ड कॉन्सेप्ट या एफिशिएंसी। देखिएगा इल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकदम जिंदगी की सच्चाई है बेटा। थ्योरेटिकल इल्ड, सर थ्योरेटिकल इल्ड मतलब जैसे तुम कैसे सोचते हो, याद करो, तुमने जब पहला दिन आए थे तुम क्या टाइम टेबल बनाए थे कि सुबह 9 बजे से लेकर, ऐसे टाइम टेबल बनाए होगे कि 9 से 11 फिजिक्स, हाँ 11 फिजिक्स, हाँ 11 से 1 अपने पास केमिस्ट्री, सॉरी बॉटनी, और 1 से मतलब 3 साढ़े 3 जो भी है केमिस्ट्री। सर ये पढ़ाई हो गई, लेक्चर हम टिक करेंगे। अब 5 बजे से भाई जानता है 1 घंटा ब्रेक लेंगे, 5 बजे से लेके 7 बजे तक फिजिक्स, 7 से भैया 9 बजे तक केमिस्ट्री, और 10 बजे से 12 बजे तक बायो। ऐसे पूरा पढ़ देंगे भैया। ये तुमने शुरुआत का थ्योरेटिकल टाइम टेबल बनाया होगा। अगर तुम अपना टाइम टेबल को देखोगे तो मैंने थ्योरेटिकल यही बनाया होगा कि भैया सुबह 7 लेंगे, सुबह से लेकर रात तक लगातार पढ़ेंगे भाई, और सुबह 6 बजे उठ के 6 बजे से लेके और 9 बजे तक फिर से रिवीजन करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ऐसे कुछ टाइम टेबल हाइपोथेटिकली तुमने बनाया होगा, यही बनाया होगा कि भैया ऐसा कुछ परफेक्ट, ये परफेक्ट था, थ्योरेटिकल था एकदम। होता है ना कुछ लोग तो भाई साहब, तुम्हारा पता नहीं, मैं तो भाई साहब हाँ जहां पढ़ता था उसके आगे ना लगाता था ऐसे कलरफुल स्केच पेन से लिखता था उस पे, ऐसे कलरफुल, हाँ ऐसे बना रहा होता था एकदम सुंदर, 6 से 7 ये खाना खाऊंगा, ये करूंगा। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे करता था, ठीक है। थ्योरेटिकली आदमी सोचता था, भले अलग बात है कि वो उस दिन पढ़ाई हो चाहे ना हो, 10 दिन पढ़ाई हो चाहे ना हो, बाद में वही टाइम टेबल आदमी को हंसी आती थी कि भाई क्या लगाया है, फाड़ देते हैं, ठीक है। तो वही सब ये देखना अपने पास। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या होता है कि थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जो आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री, कि भैया आप ना सोच रहे हो कि इतना तो आ ही जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा। जैसे हमारा चिंटू है, वो दिन रात
भाई साहब वो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है चिंटू। जैसे अपनी क्लास में तुम्हारे आज पढ़ने वालों की भाई साहब सुनिए, वो कभी क्लास में रहता नहीं। मान लो पढ़ लिए 10 क्वेश्चन फिजिक्स का जहां सही हुआ, बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ का 10 क्वेश्चन जहां सही हुआ, आदमी ऐसे कैलकुलेट करता है। वो प्रेजेंट में नहीं रहेगा कि अगर अगला क्वेश्चन करूं, नहीं, वो ऐसे सोचेगा फिजिक्स में 170 आ गया, केमिस्ट्री में ठीक ही है, मान लो 100 भी आ गया, केमिस्ट्री में पता नहीं मोड़ चल रहा है, बॉटनी जूलॉजी तो अपना तगड़ा था ही, तो 360 तो आ ही जाएगा। अब देखना ये भैया ऐसे कैलकुलेशन चल रहा है, 630 नंबर सिलेक्शन हो गया। चलो 2 रील देख लेते हैं। जो ऐसे वाले लोग होते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, ये थ्योरेटिकल इल्ड। थ्योरेटिकली आपको क्या करना है, जैसे घर वाले तुमको थ्योरेटिकली क्या सोच रहे हैं कि भैया लेक्चर में पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं वही वाला काम कर रहे होते हैं। तो थ्योरेटिकल इल्ड क्या है, जो तुम सोच लेते हो कि इतना तो आ ही जाएगा, वो थ्योरेटिकल इल्ड है। अलग बात है कि एक्चुअल इल्ड से और थ्योरेटिकल इल्ड में जिंदगी में बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। एक्चुअल इल्ड क्या होता है, तो सर जो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी होती है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली रियल में कितना बनता है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को यही बोलता हूं कि भैया तुम एक सिंपल चीज जान जाओ, मुझे ये मत बताओ कि मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं कि 14 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं। मुझे ना भाई तुम्हारे सिटिंग आवर से मुझे मतलब ही नहीं है। सिटिंग आवर भैया तुम्हारा 24 में से 20 घंटा हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। सिटिंग आवर भाई सच बता रहा हूं, अगर कहीं किसी जगह जाके देखोगे ना, बहुत सारे लोग के मम्मी पापा होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड, हर एक जगह वो ज्यादा तुमसे ज्यादा बैठते हैं भाई, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी। वो सिटिंग आवर से मतलब नहीं होता। सिटिंग आवर इज लाइक थ्योरेटिकल, कि भैया थ्योरेटिकल बैठे हुए, बैठ के पेज पलट के ऐसे सोच रहे, पेज पलट रहे, पढ़ रहे हैं सेल, लेकिन सोच रहे हैं कि हाँ अगले साल ना सिलेक्शन, तो फिर क्या करेंगे, पीडब्ल्यू के सेलिब्रेशन में जाएंगे, कहीं आईफोन मिल गया तो आईफोन में फोटो खींचेंगे, और क्या फिर इंस्टा खोलेंगे, इंस्टा से फिर यूट्यूब खोलें। ये भैया सीटिंग आवर से फर्क नहीं पड़ता। सीटिंग आवर बेटा सबसे बेकार चीज है। अगर आपको कैलकुलेट करना है ना बेटा, तो अपनी लाइफ में स्टडी आवर कैलकुलेट करना कि भैया पढ़ाई कितने देर। सीटिंग आवर का मतलब क्या होता है, बैठ के ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। हाँ एम्स ऋषिकेश बड़ा सुंदर ना मौसम रहता है, जानता है मौसम उधर। एम्स दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली में बड़ा ना पॉल्यूशन है, दिल्ली बेकार है। चलेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश में वहां पे क्या है, गंगा स्नान भी कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा। ऐसा ये सब, हाँ ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव है ही नहीं ये सब। अब बैठ के भाई सिटिंग ऐसे तो 12 घंटे 20 घंटे बिठा लो भाई किसी को यहां पर बेचारा। तो सिटिंग आवर इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा, स्टडी आवर, कि आप कितने देर रियल में कितना पढ़ाई कर रहे हो, रियल में कितना पढ़ाई कर रहे हो। तो भाई देख लो, थ्योरेटिकल क्या है, जो तुम टाइम टेबल से कैलकुलेट कर लिए 16 घंटा पढ़ाई हो रही है, बट रियल में कितना हो रहा है वो तो तुम्ही को ज्यादा अच्छे से पता है कि भाई कितना हो रहा है। ठीक है, रियल में कितना हो रहा है वो तुमको ज्यादा अच्छा से पता है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको रिएक्शन के थ्रू तुमको भाई साहब बता रहे हैं कि रिएक्शन भी तुमको समझा रहा है कि बेटा समझ लो पढ़ाई कितनी करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड रिएक्शन की अलग होती है, एक्चुअल यील्ड अलग होती है, और सर यहीं पर निकलती है यील्ड परसेंटेज, या फिर इसी को एफिशिएंसी बोल देते हैं। नॉर्मल लाइफ में लोग एफिशिएंसी बोल देते हैं कि सर कितनी एफिशिएंसी है, सर आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अब आप ज्यादा अच्छे से जानते कि भैया कितने देर पढ़ाई करते। कुछ लोग तो खाना खाने का भैया 4 घंटा निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं, एक रील खोलते हैं, बस हो गया, जिंदगी खत्म। सर थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में देख लेना सर रिलेशन अलग ही, क्योंकि परसेंटेज यील्ड होता है, परसेंटेज यील्ड होता है। ठीक है, तो सच ना बोलूं तो क्या बोलूं, झूठ बोलूं क्या बहुत अच्छा ना पढ़ रहा है सब्जी, हाँ बहुत तगड़ा पढ़ाई कर रहा है मेरा चिंटू तो हर रात सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का नाटक कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो भाई साहब वो अलग ही दिखता है, वो फिर रिजल्ट में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा। परसेंटेज यील्ड देख लो, परसेंटेज यील्ड क्या, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरी। क्योंकि जैसे तुम काम चोर हो वैसे कुछ कुछ रिएक्शन वैसा हो जाता है, कुछ कुछ रिएक्शन वैसा हो जाता है कि भैया वो काम चोरी कर रहा है। तो भैया यहां पर देखिएगा रिएक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से चीजें होती है, ध्यान सुनना। सर देखो क्वेश्चन में मान लो ऐसे दिया हुआ, ये देखो 2A gives 5B और बगल में लिख दिया 80%, ये तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। ये देखिएगा, तुमसे मैं बोल दूं कैलकुलेट मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, भैया क्वेश्चन देखिएगा इसका कैसा क्वेश्चन आता है। व्हेन 10 मोल्स ऑफ ए इज रिएक्टेड, अगर 10 मोल ए का रिएक्ट करा दिया, अगर मैंने 10 मोल ए का रिएक्ट करा दिया, तो मुझे बताओ
बी के कितने मोल्स आएंगे, बी के कितने मोल्स आएंगे बताओ, बी के कितने मोल्स आएंगे सर, ये देखिएगा बी के कैसे मोल्स आएंगे सर, ये देखना बी के कैसे मोल्स आएंगे। 80% एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है बेटा, अपने टॉपर की 80% नहीं होती है, वो भी बेचारा 15 घंटा बैठता है तो 10 घंटा पढ़ाई होती है। हाँ सिटिंग ऑब्वियस, स्टडी आवर मतलब जब आप हाईली एफिशिएंट पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी आवर मतलब बेटा उस टाइम ये थॉट नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री करना है कि फिजिक्स करना है, फिजिक्स कर रहे हो तो जब कर रहे हो उसको। स्टडी आवर का मतलब ये होता है, जिनको ये नहीं पता चल स्टडी आवर का मतलब क्या है, सर फिजिक्स अगर कर रहे हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल दिमाग में चलने चाहिए, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन करो फिजिक्स दिमाग में चलना चाहिए, उसको बोलते स्टडी आवर। ऐसा नहीं फिजिक्स करते करते कुछ और सोचने लगे, केमिस्ट्री करते करते किसी और को सोचने लगे, वो फिर स्टडी आवर नहीं है, वो तो बस टाइम पास। अब जैसे यहां पर देख लो सर, यहां पर 10 मोल ए का चला सर, 10 मोल ए का चला, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे तो थ्योरेटिकल यील्ड बी का कितना होगा, तुम खुद से बता दो थ्योरेटिकल यील्ड बी का कितना होगा सर। 2 मोल से कितना हो रहा है, 5 मोल सर, 10 मोल से कितना होगा तुम खुद बता दे भाई सर, 10 मोल से कितना आएगा, थ्योरेटिकली स्टोइकोमेट्री से कैलकुलेट करेगा तो सर ये 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 अपॉन 2 सर 25 मोल होगा। लेकिन सर हाथ में कितना आएगा सर, जानते हैं सर एक्चुअल यील्ड बी का कितना आएगा, 25 नहीं आएगा, 25 का कितना, बगल में कितना दिया सर 80% एफिशिएंसी, मतलब कितना आएगा 20 मोल। भैया तुम्हारा खुद ही रिएक्शन बगल में चिल्ला रहा है कि ए बाबू हमारा 80% एफिशिएंसी है, हमको ज्यादा स्मार्ट मत समझना, हम खुद 80% पे काम करते हैं। ये देख ले सर 25 मोल से 20 मोल पे आ गए, रियल में तो यही होता है सर। ये तो 80% बहुत बोल दिया भाई, ये बहुत ज्यादा है परसेंटेज एफिशिएंसी है इसकी, तो 80% तो होती नहीं है। हमारा चिंटू तो भैया किताब खोलता है, ये देख लो, ये देखना, ये देखो, इफ 10 मोल्स ऑफ ए, देखिएगा 10 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूसेस, 10 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूसेस, हाँ चलो 10 मोल बी, 10 mole of B. What is the परसेंटेज यील्ड ऑफ, बेटा इसके भी 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में प्रोडक्ट निकालिए और फिर प्रोडक्ट से एक्चुअल प्रोडक्ट निकालिए, और एक में एक्चुअल प्रोडक्ट दे दिया जाए, एक में एक्चुअल प्रोडक्ट दे दिया जाए। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर देखना बेटा, साथ साथ में लिखते चलना, बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यील्ड में, याद रखिएगा यही 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ में लिखते चलिएगा। कुछ नए लोग होंगे या पुराने भाई, स्पीड मेंटेन करो। स्पीड मेंटेन करो भाई। तब यहां पर क्या होगा सर, थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ बी आएगा सर, कैसे निकाल लेते हैं थ्योरेटिकल, भैया स्टोइकोमेट्री, सर 2 मोल से कितना बनता है 5 मोल, तो सर कितना बनेगा सर 10 मोल से कितना बनेगा, फिर से सर निकालने देखिए सर कितना होगा सर, देखिए ना 10 मोल से कितना बनेगा 10 इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 2 सर थ्योरेटिकल मोल। भाई ये देखो फिक्स है, ये भैया फिक्स है ना। जैसे अपना चिंटू भाई सब जब एडमिशन लेने आता है तो बैच में आता है तो वो क्या सोचता है, थ्योरेटिकली तो भैया एडमिशन लिया है बैच में, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, थ्योरेटिकली तो यही सोचता है कि बैच ले लिया है, टीचर भी अपना सिलेक्ट कर लिया है, दिन रात अपना हाँ मेहनत करेंगे एकदम सिलेक्शन होगा, थ्योरेटिकली तो यही सोचता है ना भाई। लेकिन रियल में कितना होता है सर, हाथ में कितना है सर, सर देख रहा है एक्चुअल यील्ड ऑफ बी कितना है सर 10 मोल। जैसे होता नहीं है एग्जाम देते देते टेस्ट देते देते आदमी सोचता है कि सारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एग्जाम में लगातार सही आ जाए, चाहे बॉटनी का चाहे जूलॉजी का, 10 क्वेश्चन लगातार आदमी सही कर देता है तो उसके बाद हमारा चिंटू बैठ के सोचना शुरू करता है कि यार 10 सही हो गए, मतलब 40 नंबर, 720 में 720 आ गया तो दिक्कत ना हो जाए, इंटरव्यू देना पड़ जाएगा यार, फिर कैसे फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे खिंचवाएंगे कि नहीं ये ऐसे करके खिंचवाएंगे, नहीं यार चश्मा लगा के खिंचवाएंगे ऐसे करके। और भाई आता थ्योरेटिकली आदमी सोचना शुरू कर देता है ना कि यार 10 में 10 सही तो मान लो 180 में 180 सही हो गया, फिर यार कहीं ऐसा ना हो उस टाइम तक कहीं, हाँ उस टाइम तक कहीं भाई साहब मोदी जी ना बुला दें कि भैया आ जाइए फोटो खिंचवाने साथ में, तो उनके साथ कैसे खिंचवाएंगे, भाषण क्या देंगे, क्या बोलेंगे, हाँ कि सर बहुत मेहनत करते थे, कभी कभी इतना मेहनत करते थे
नाक बंद करके मुंह से सांस लेते थे ताकि हाँ नाक से कॉन्सेप्ट ना गिर जाए, क्योंकि नाक तो ऐसे है ना भाई, वर्टिकल नीचे गिर जाता है सर नाक से कॉन्सेप्ट। सर कभी कभी तो आंखों को बंद करके पढ़ते थे, क्योंकि आंखों से कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट निकल जाए। यही सब बोले भाई, थ्योरेटिकली आदमी यही सोच रहा है 25 आ कितना रहा है भैया, टेस्ट में भाई 720 का इमेजिनेशन है, बस टेस्ट से जैसे ही बाहर निकले पता चला भाई साहब सारा का सारा ही गलत हो रखा है। ठीक है, 25 मोल 10 मोल, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे सर? थ्योरेटिकली और परसेंटेज। भैया हंसी आ रही है बट रियलिटी है कुछ लोगों की ये, ठीक है, ये रियलिटी है। हंसी आ रही है ना तुमको, रियलिटी होती है बेटा, अभी तुम शायद नहीं समझोगे, रियलिटी होती है कुछ लोगों की, अभी 2 महीने बाद देखना, हाँ रियलिटी हो जाएगी इसी बैच में बहुत सारे लोगों की। हाँ ये बेइज्जती है भाई, इसको फील करो, ठीक है। हाँ ये ऐसा होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम ही करते हो ऐसे कांड। देख लो, इसके 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। एक में प्रोडक्ट दिया होगा एक्चुअल में, तो उसका एक्चुअल यील्ड पता है, थ्योरेटिकली स्टोइकोमेट्री से निकालिए। ये स्टोइकोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट आता है कि भैया आप एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो 2 तरीके, या तो परसेंटेज बगल में दे देगा, पहले डिसाइड कर लो, और नहीं तो भैया आपको प्रोडक्ट दे देगा, एक्चुअल प्रोडक्ट दिया है सर, थ्योरेटिकल निकाल के चेक कर लो, परसेंटेज निकाल लेगा, हाँ निकाल लेगा। डन। तो चलो अब देखना, देखना अपने पास, यहां पर देखोगे जैसे क्वेश्चन कुछ मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, चाहे रुको 1 मिनट, ये क्वेश्चन करो पहले। अब इस क्वेश्चन को 2 लाइन का क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप लिख के भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। परसेंटेज यील्ड दिया है कितना, 30%। क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा है, 30% परसेंटेज यील्ड दिया है, पूछ रहा है सी का मोल्स बता दो। बेटा आप सी के मोल्स बता दो, अगर 10 मोल ए के रिएक्ट, 20 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं तो, 20 मोल ए का रिएक्ट कर रहे हैं तो चलती। तो सच बोलना बेटा, अब बुरी बात तो है यार, ये तो बात है, बोला इतना सच नहीं बोलना है। हाँ नहीं नहीं मेरा भाई, मैं तो कह रहा हूं इस बैच में जिस बच्चे ने आंख से एक बार लेक्चर देख लिया, मैं सच बता रहा हूं, उसकी आंखों से चिंगारी निकलेगी, और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, एकदम सिलेक्शन होगा। अब इतना भी सच बोलूंगा झूठ बोलूंगा तो भी तुम्हें हंसी आएगी। हाँ सच नहीं बोलना है, तो झूठ बोलूंगा तो भी तुम डाइजेस्ट नहीं, तुम्हें झूठ, बहुत अच्छा ना बच्चा है सब, उफ, इतना पढ़ाई करता है सब, इमोशनल, मतलब मेहनत देख के मैं परेशान हो जाता हूं, जब भी पीछे मुड़ के देखता हूं, आई लव यू करता रहता है, इतना प्यार करता है हमसे, हम्म, इतना प्यार करता है पूछिए मत, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, पता नहीं चलता है, कहीं ऐसा ना हो अगले साल, हाँ हम तो पढ़ा रहे हैं दिल्ली तक का, लेकिन ऐसा ना उससे आगे निकल जाए। रोकिएगा, मेरा पेरेंट लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा को इतना भी मत पढ़ने दीजिएगा, थोड़ा सा रोकिएगा, समझाइएगा कि एम्स दिल्ली तक ही जाना बेटा, उसके ऊपर मत चले जाना, दिक्कत हो जाएगी। तभी तुमको हंसी आई, फिर तुमको लगेगा सर ज्यादा हो रहा है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ठीक है। ये देख अब इसको भाई सच बोला नहीं जा रहा, झूठ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है, तुम खुद डिसाइड कर लो भाई क्या करना चाह रहे हो, कि सर सच बोल रहे हैं तो भी बुरा लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं तो भी बुरा लग रहा है, कैसी हालत हो गई है सर हम लोगों की। देख ले, थ्योरेटिकल लीड देख रहा है सर, थ्योरेटिकल, तो तुम ही लोग थ्योरेटिकल यील्ड देख रहा है सर, बी का सी का थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा भैया, स्टोइकोमेट्री लगाओ, 20 का भैया 20 × 3 डिवाइड बाई 2, सर ये कितना हो गया, 30 मोल हो गया, ये तो थ्योरेटिकल है, जल्दी जल्दी में आंसर मत टिक कर देना। सर एक्चुअल में कितना आएगा, बगल में लिखा हुआ है, बड़ा ईमानदार बच्चा है, बोल रहा है खुद ही कि सर हमारा ना एफिशिएंसी 80% है, तो 30 का 80% निकाल दो भैया, 30 का 80% 24 मोल आएगा, 24 मोल आएगा, आंसर यही होगा। डन, तो 24 मोल यही आएगा, यही आएगा ना 24 मोल। हाँ तो भाई
24 मोल आएगा। तो ये एक्चुअल यील्ड है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, ये एक्चुअल यील्ड है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है, अपने हिसाब से देख लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में ईमानदार था, पहले ही बता दिया मेरी एफिशिएंसी इतनी है, तो तुमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, एक्चुअल निकाल दिया, हाथ में कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बेईमान है। बेईमान मतलब ये क्या कह रहा है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट ना रिएक्शन करेगा। जिन लोगों को रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है, प्लीज देखना क्वेश्चन कैसे बात करेगा। अगर हो सके तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ H2SO4 से। अब जिन लोगों को रिएक्शन नहीं लिखने आता, बेटा देख लो, कैल्शियम और सल्फेट मिल गया, कैल्शियम सल्फेट बना दिया। H2CO3 स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, इसीलिए वो किसमें टूट जाता है, H2O प्लस CO2 में। ध्यान सुनना अपने पास, यहां पर रिएक्टेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। मतलब जो प्रोडक्ट है सर वो एक्चुअल प्रोडक्ट है। तुमको भैया कैल्शियम सल्फेट का मास निकालना है कि अगर 300 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो भैया 100 ग्राम से ये कितना बन रहा है सर, ये 40 प्लस 32, हाँ 72 प्लस 64, 32 प्लस 64 तो कितना हो गया 6 और 136, तो कितना हो गया 136, यहाँ के 136 ग्राम। सर आप अब यहां पर थ्योरेटिकल यील्ड निकालो, एक्चुअल यील्ड से कंपेयर करके परसेंटेज निकालो। सर इस क्वेश्चन को 2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ में आप लिख सकते हो, ठीक है, साथ साथ में चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नहीं लिखना चाहते भैया, ये सारे क्वेश्चन कंपाइल होके आपको मिल जाएंगे थर्ड वीक के कंबाइंड क्वेश्चंस में, सैटरडे शाम को। कितना आएगा, कितना आएगा भाई, क्या जल्दी। सर यहां पर थ्योरेटिकली अगर कैलकुलेट करने जाएं, जैसे भाई साहब अगर आप जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने जाए सर कैल्शियम सल्फेट का, तो कैसे निकल के आएगा सर, ये देख लीजिए 300 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू तो 136 डिवाइड बाई 100। सर ये कैलकुलेट करेंगे 408 ग्राम आ जाएगा, 408 ग्राम आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। सर एक्चुअल यील्ड कितना दिया है, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि सर हमारा ना इतना ही बन रहा है। देखो कितना ईमानदार बच्चा है, ये इतना बोला, पहले ही बोल दे सर हमको इतना ही बन रहा है। देख रहे कितना डिफरेंस आ रहा है सर, ये कितना डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे तो परसेंटेज यील्ड देख लो, 272 अपॉन 408 इंटू क्या हो गया 100। बेटा 136 से 2 टाइम्स, 136 से 3 टाइम्स, सर ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी, तो बेटा इसी को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब समझ में आया, थ्योरेटिकल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस, कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल अलग अलग। जैसे इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में प्योरिटी में क्या था कि रिएक्टेंट भैया क्या था, बेवकूफ था, रिएक्टेंट इंप्योरिटी के साथ आ रहा था। यहां इंप्योरिटी नहीं है, यहां गंदगी नहीं है, यहां मन ही नहीं कर रहा। यहां एक होता है ना कि एक होता है कि जैसे अपना स्पैमर है, वो अपना ऐसे ही बैठा हुआ है कि अबे नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। वो भैया शुरू से वो अपना आया, वो भाई अगले साल 2028 में, इस साल तो पहले सेलेक्ट करते कौन मास्टर कैसा है कैसा है कैसा है, थोड़ा देखते हैं क्या माहौल है किधर है, अगले साल पढ़ेंगे। तो वो तो इंप्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज तो तुम्हारी बात है, जो पढ़ने वाले उनकी रियल लाइफ में क्या एफिशिएंसी है। सर 12 घंटा बैठते हैं, सुबह 6 बजे से बैठते हैं सर रात के 12 बजे तक, एकदम सुबह 6 का लेके सर 6 से लेकर रात के 12 बजे तक बैठते हैं। अब पढ़ाई कितना हो रहा है, 10 घंटा। मत बैठो इतना देर, ठीक है, मत बैठो इतना देर भैया, ध्यान से रखना अपने पास। तुमको भाई मैं सच बता रहा हूं, अगर हो सके तो अपनी एफिशिएंसी वर्क करना। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, अगर आप जहां भी रहते हैं घड़ी की दुकान पर जाइएगा, वहां पे एक स्टॉप वॉच मिलता है, आप शायद चेस वाले जगह पर देखेंगे स्टॉप वॉच होता है, वैसे ही एक स्टॉप वॉच मिल जाता है। घर पे अगर हो सके तो ट्राई कीजिएगा। जो लोग भी बहुत ज्यादा पढ़ने मतलब बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा या इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एफिशिएंसी आपकी अच्छी नहीं है। तो आप कुछ नहीं, 100 रुपए का आता है बेटा, अमेजन पे भी आप देखोगे ना, फ्लिपकार्ट अमेजन पे तो 100-150 का एक घड़ी आती है छोटी सी, ठीक है ना, वो घड़ी आप ले लीजिए और जैसे ही आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उस घड़ी पे दबा दीजिए,
कि यार मैंने अब पढ़ना चालू किया, अब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचूंगा, चुपचाप पढ़ाई करूंगा। जैसे ही आपने कुछ सोचना चालू किया, फिर उस घड़ी को रोक दीजिएगा। आप दिन भर में देखेंगे ना, आपकी एफिशिएंसी आपको दिखने लगेगी, आपकी एफिशिएंसी आपको दिखने लगेगी, यार मेरी कितनी एफिशिएंसी है, मैं बैठ 12 घंटे रहा हूं, पढ़ाई कितनी घंटे हो रही है। एफिशिएंसी अपनी जरूर चेक करो। बहुत सारे बच्चे सच में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं बट रिजल्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि भैया आप टाइम सही से मैनेज नहीं कर रहे हो। जैसे अगर रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि यार कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो अब बस दिमाग को कंट्रोल करो, बोलो भाई एक काम करता हूं बाद में, हाँ 4 बजे के बाद में, 5 बजे के बाद में, ये सब चीजें करो। इन सब से बहुत सारे लोगों को चेंजेस आते हैं, आप भी करके देखिएगा। फोन में बेटा इसलिए नहीं, देखो भाई को बोला फोन में कर ले, मत करो, फोन पे मत करो भाई। फोन जो है ना, मैं तुमसे बड़ा हूं, ठीक है, तब मैं अपनी हालत बताता हूं कि भाई मुझे पता है कि मैं फोन पे कंट्रोल नहीं है। अगर मैं क्लास में इधर फोन लेके बैठ जाऊंगा तो मुझे पता है एक रील के बदले 2 रील देख जाऊंगा, ठीक है। मुझे वो नहीं सिखाना, मुझे जो रियल लाइफ में जो तुम्हारे काम का है, 100 रुपए 150 ज्यादा बड़ी घड़ी नहीं आती, वो 100-200 की होती है, वो आप ऑन कर सकते हो, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। नहीं, फोन पे भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे भाई आग से खेलने का शौक करना ही क्यों है। फोन में मैं कोई ऐप ब्लॉकर लगा लूं, ऐप ये करा लूं, वो करा लूं, मैं कह रहा हूं फोन छूना ही क्यों है। क्योंकि मैं जानता हूं ना, मैं अपने मन को भी जानता हूं, तुम्हारे मन को भी जानता हूं। मन है, चंचल है, और ये तुम्हारा ही मन नहीं है। हाँ, आज से सदियों पहले महाभारत की लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, वहां पर अर्जुन का मन डोल गया था, तो तुम अपना तो छोड़ ही दो भाई। उनके साथ तो भाई भगवान थे, हम लोग के साथ तो, इसीलिए बोल रहा हूं, काहे का फोन पे ये ऐप वो ऐप, चुपचाप पढ़ाई करो। एक छोटा सा 100-200 रुपए का चीज आता है, वो खरीद के चुपचाप उससे काम करो। फोन पे ये ऐप ले लेते हैं, मत रखो ऐप, उसी ऐप में फिर डिस्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, उसी ऐप में डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा बेटा। पता चला वही ऐप कह रहा है कि क्या आप बोर हो चुके हैं, जस्ट ज्वाइन आवर प्रीमियम एंड गेट अ चैट, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं। चलो, ये देखो 80 रुपए की भी होती है, बहुत बहुत सारे अलग अलग बेटा, अलग अलग है। मैंने जो खरीदा वो 100 रुपए का था, ठीक है, तो उससे बहुत काम होता था, फायदा बहुत होता था। तुम्हारा पता नहीं, मैं जब पढ़ाई करता था, मैं कोटा में रह के पढ़ा हूं, तो वहां पे क्या करता था, मैंने एक छोटी डायरी बनाई थी, डेली डायरी। मैं बोलता था सब डेली रिव्यू सिस्टम बोलता था, जैसे आप लोग डीआरएस जानते होंगे, तो मैं अपने आप को डेली रिव्यू करता था कि यार मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैंने अपना एक बनाया था डीआरएस करके, तो मैं उसमें वो डायरी में किसी को देता नहीं था, ना दिखाता था, वो खुद के लिए था। तो मैं डेली रिव्यू करता था खुद का कि मैं कितनी देर पढ़ाई कर रहा, कितना क्या करा। फिर मैं रात में ना लिखते टाइम ऐसे खूब गंदी गंदी गालियां लिखता था कि भाई तू ये है भाई, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, हाँ तू तो मतलब ऐसा है, ये है। जैसे अच्छा दिन नहीं गया तो उस दिन मैं अच्छे से लिखता था, जिस दिन अच्छा दिन गया उस दिन बोलता था चल भाई अच्छा किया तूने आज, अपने आप को रिव्यू करता था कि यार अच्छा किया तूने आज, ठीक है, कल इससे थोड़ा सा, अगर आज 10 घंटे पढ़ा है तो कल 11 घंटे ट्राई करते। तो एक डीआरएस बना के रखा था मैंने अपने लिए, एक छोटी सी डायरी होती, ज्यादा नहीं, 10-15 रुपए की होती है बेटा, आप कहीं से खरीद लो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, सप्लीमेंट्री बोल देते हैं कि यार ये ना आपको गाइड करते रहते हैं। वो डीआरएस खोल के देख लोगे ना तो हंसी आएगी, अबे यार, ठीक है, आपको करना पड़ेगा बेटा, उसके बिना चीजें गड़बड़ होती हैं। तो कोई नहीं, छोटी डायरी बना लो, और कुछ नहीं, कहीं से भी बना लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अपने आप को तो भाई तुम सुना ही सकते हो यार, किसी और को कुछ ना बोल पाओ, लेकिन अपने आप को तो आदमी ज्यादा अच्छे से जानता है ना, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो तुम्हें स्पैमर को भी पता होता है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो आया है अपना स्पैमिंग करके जा रहा है, टॉक्सिक बढ़ा के जा रहा है, तो तुम लोगों को पता नहीं चला तुम्हारा फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक में क्या होता है कि वो ना एक जो निगेटिव वाले लोग होते हैं वो उनको काउंटर करता है वो, तो हम जैसे लोगों के पास वो फिल्टर होके आता है। जैसे अब स्पैमिंग ज्यादा हो गई तो फिर लगता है कि भाई यार पूरा बैच ही तो ऐसा नहीं है, पढ़ने में नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो आपका मोटिवेशन होता है। सिमिलरली आप डीआरएस करते हो या जो स्टडी वॉच है, ये सब चीजें यूज करते हैं, इससे आप मोटिवेट रहते हो कि यार मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, करो उसको। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टोइकोमेट्री का बड़ा भाई, लिमिटिंग रीएजेंट। स्टोइकोमेट्री का थोड़ा और लेवल बढ़ा देते हैं। स्टोइकोमेट्री में लेवल बढ़ाने का मतलब, लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब, अब देखो जैसे तुम आए अकेले बैच में पढ़ने आए, चुपचाप पढ़ाई की। स्टोइकोमेट्री में देखो एक रिएजेंट दिया था, रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट निकाले चले गए, उसमें अलग अलग प्यूरिटी हुई, इंप्यूरिटी हुई, कहानी हो गई। अब यहां पर क्या आता है, कुछ लोग बैच में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, या कुछ लोग ग्रुप में ही ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। उसमें क्या होता है, ग्रुप में पढ़ाई का दिक्कत क्या होती है, ध्यान सुना, ग्रुप में पढ़ाई की दिक्कत क्या होती है, सुनना अपने पास।
ग्रुप में पढ़ाई की दिक्कत क्या होती है कि कोई एक बच्चा मान लो पढ़ रहा है, अगर 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया, मैं ग्रुप के क्यों अगेंस्ट होता हूं? जैसे तुम्हारी कम्युनिटी पे चलता रहता है ना फालतू की चीजें कि ग्रुप बना लेते, मैं ग्रुप के इसलिए अगेंस्ट रहता हूं कि अगर ग्रुप में एक दो बर्बाद बच्चे मिले तो पूरा ग्रुप बर्बाद कर देंगे। क्यों? मान लो तुम्हारा ग्रुप है पढ़ने का, किसने मैसेज डाल दिया कि भाई स्पाइडरमैन देखा क्या, इसमें यार ये वाला डायलॉग कितना सही मारा यार, हाँ तुझे पता है समय रहने का यार नया एपिसोड क्या है, एक दो मैसेज आ गए, तुम्हारा पूरा पढ़ाई का फ्लो, तुमको लगेगा भाई कुछ छूट गया, फिर लगेगा यार इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है पढ़ते पढ़ते। इसीलिए बोलते हैं कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या करते हैं तुम्हारी पढ़ाई पे लिमिट लगा देते हैं। ऐसे ही लोग रिएक्शन में होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होते हैं ना बेटा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ग्रुप के अगेंस्ट रहता हूं कि भैया थोड़ा सा कम ग्रुप बनाइए जितना हो सके, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो लिमिट लगाते हैं। जैसे ही भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ बोल दिया हो गया, पूरा का पूरा पढ़ाई स्वाहा, अब भैया हुआ कम से कम जल्दी जल्दी फोमो क्रिएट कर लेते हैं, भाई वो मत करना। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, ये पहले, हाँ पहले किसके लिए होता है ये देखना, ये क्या होता है सर? दैट रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? दैट रिएक्टेंट विच विल बी कंज्यूम्ड फर्स्ट, कंज्यूम्ड कंप्लीटली फर्स्ट, जो सबसे पहले खत्म हो जाए, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसको क्या बोल देंगे? एलआर बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? एलआर बोल देंगे। उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे या लिमिटिंग रिएक्टेंट। भैया ध्यान सुनिएगा, जो रिएजेंट, जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, सबसे पहले वही क्या करेगा? रिएक्शन पे स्टॉप लगा देगा कि भैया अब नहीं हो पाएगा रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलते हैं कि भैया वो रिएक्टेंट जिसने रिएक्शन को लिमिट लगा दी। मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, सब ध्यान देखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द अमाउंट ऑफ, ये डिसाइड करता है कि अमाउंट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, एंड अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, रिएक्टेड, अनरिएक्टेड, अदर रिएक्टेंट, रिएक्टेड। सर ये डिसाइड करता है, यही बंदा डिसाइड करेगा कि भैया कौन कितना रिएक्ट करेगा। मतलब ये भाई साहब तुम्हारा हीरो बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो सबसे पहले खत्म होता है और वही डिसाइड करता है कि भैया कौन कितना भैया, हाँ कौन कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कौन कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये बंदा मतलब डिसाइड करना शुरू करता है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता कब है? सर दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, ये आता ही कब है सर? ये कब लगाया जाता है सर? ये कब हम लोग लगाते हैं सर? याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगाते ही कब है? दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, सर कब होता है, ये कब लगाया जाता है? देख लीजिएगा कब लगाया जाता है सर, ये कब लगाया जाता है, किस केस में लगाया जाता है? ध्यान सुनना, किस केस में लगाया जाता है, ध्यान सुनना अपने पास, कब लगाया जाता है और किस केस में लगाया जाता है, ये देखना सर। ये देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड व्हेन क्वांटिटी ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। भैया जब आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी होगी क्वेश्चन में, तब आप समझ जाइएगा कि आपको किसकी जरूरत है? लिमिटिंग रिएजेंट की। देखो तुम्हारे पास मैंने कल बताया था बेसिक स्टोइकोमेट्री, मतलब परसों बेसिक स्टोइकोमेट्री में एक चीज दी थी, उससे सब चीज आप निकाल सकते थे। आप जाके देखोगे क्वेश्चन में, तो अगर मान लो मैंने मीथेन का मास दिया तो आप बाकी सब कुछ वहां से मोल वॉल्यूम सब कुछ निकाल सकते थे। अब ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब क्वांटिटी किसकी दे दी जाए। क्वांटिटी मतलब मोल दे सकता है, मास दे सकता है। जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपको दे दी जाए रिएक्शन में, क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट का, वहां पर आपको अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट का। देखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ तुम मुझे, अगर a+2b है, a+2b बेटा c बना रहा है, मुझे बस इतना बता दो, अगर b खत्म हो जाए तो क्या अकेला a c बना पाएगा? अगर b खत्म हो जाए तो क्या अकेला c बना पाएगा? सर नहीं बना पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ना अपने पास, अगर मैं इसका 10 मोल ले लूं,
और इसका भी 10 मोल ले लो। ध्यान से देखना बेटा अपने पास ये 0। सर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, सर ये देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसका 2 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो सर यहां 10 में से 10 रिएक्ट कर जाएगा, इसमें से कितना रिएक्ट करेगा? सर क्यों? 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 10 कितने से करेगा? 5 से। इसका कितना बनेगा? सर 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 10 मोल से कितना बनेगा? 5 मोल बनेगा। सर देख लो, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बेटा इस कंडीशन में कौन है? सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट बी है। कैसे? सर बी ने डिसाइड किया ए कितना रिएक्ट करेगा, सी कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चला? सर सीधी सी बात है, इसका 2 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका 10 है, इसका 10 है। शुरुआत में देखो, शुरुआत में टाइम इज इक्वल्स टू 0, इनिशियली क्या दिया गया है? दोनों के ही 10-10 मोल दे दिए गए, दोनों के ही 10-10 मोल दे दिए गए। तो बेटा दोनों के ही 10-10 मोल हैं। अगर दोनों के ही 10-10 मोल हैं, तो बेटा इसका 10 मोल पूरा का पूरा खत्म करेंगे, तो इसके बेटा 10 मोल नहीं, तो 20 मोल चाहिए होंगे। स्टोइकियोमेट्री लगा लो। सर इसका 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 2 मोल। 10 मोल के लिए कितना चाहिए? 20 मोल, बट उतना नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट कब आता है? कि जब आपको एक से ज्यादा लोगों की क्वांटिटी दी जाए किसी भी जगह पर, तो आप क्या करोगे? वहां पर डिसाइड करते हो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। यहीं पर एक और वर्ड आता है, दैट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। वैसे इस एग्जाम्पल में देखो तो बचा हुआ कौन है? ए है। एक्सेस रिएक्टेंट बेटा इसको बोल देते हैं ईआर। एक्सेस रिएक्टेंट ईआर। सर एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एक्सेस रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? सुनना अपने पास, टाइम 0। अरे बेटा इनिशियल, टाइम 0 का मतलब इनिशियल, और आफ्टर सम टाइम टी। अब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 मतलब भाई फिजिक्स में इनिशियल होता है, ये कुछ टाइम के बाद हुआ होगा। सर इसमें से 10 में से 10 चला जाएगा, क्यों? क्योंकि सर इसका 2 मोल जाता है, तो इसका 1 मोल, तो 10 में से 10 चला गया, इसमें से 5 ही जाएगा। सर ये क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच गया। तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? सर दैट रिएक्टेंट विच विल नॉट बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा, कौन नहीं होगा। तो आपको सीधा सीधा मैं बता दूं भैया, एक्सेस रिएक्टेंट हो चाहे लिमिटिंग रिएजेंट हो, पहचानना बहुत आसान होता है बेटा। करना क्या है, मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता दूंगा, शॉर्टकट। आप उससे पहचान सकते हो कि भैया एग्जाम में कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और वही डिसाइड करेगा कि भैया किसका कितना रिएक्ट करेगा, किसका कितना बनने वाला है, किसका कितना रिएक्ट करेगा, किसका कितना बनने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लगाया जाता है, ध्यान सुनिएगा। चले तो एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये देख लो, हो जाएगा भैया, कर लेंगे, डन। फिर आप कोई भी रिएक्शन ले रहे हो तो भैया अकेला, अगर बी खत्म हो गया तो बी फिनिश होने के बाद अकेला ए सी नहीं बना सकता ना। बी जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन लिमिट लग गई कि भैया बी खत्म, रिएक्शन रुक जाएगा, यहीं पर खत्म। क्यों? क्योंकि भैया बी है ही नहीं है, अकेला ए सी नहीं बना पाएगा, तो ए सी नहीं बना पाएगा, ए का इतना मोल बचा रह गया, सर सी के इतने मोल्स बने। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप भैया क्या करते हो, आप रिएक्शन को लिमिट लगाते हो। लिमिट लगाने मतलब भैया आप इसके बाद नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो तुमको कोई रिएक्शन दिया, ध्यान सुनना, मान लो ये रिएक्शन दिया, ये देखो, ये तुम्हारा फेवरेट रिएक्शन, ये देखो, ये देखो। अब मैं टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर ध्यान देखना अपने पास, इसका भैया 56 ग्राम दे दूं और इसका भी 56 ग्राम दे दूं, ये दोनों ही क्वेश्चन में दे दूं, ये गिवन दे दूं, तुम सोच लो 56 ग्राम 56 ग्राम मैंने दे दिया। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ अमोनिया का कितना मास बनेगा अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं। मैं ऐसा लिख भी देता हूं, ऐसा लिख दिया था, ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं बेटा ताकि आपको, ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ईच आर रिएक्टेड। सर इनको रिएक्ट कराया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। दूसरा, सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है।
क्योंकि बेटा जैसे ही दो लोगों का अमाउंट दे दिया, समझ जाओ वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, लिमिटिंग का। वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, लिमिटिंग का। बेटा यहां पर सुनना कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, इसका शॉर्टकट ही सिखा दूंगा, लेकिन सुनना कैसे अटेम्प्ट करते हैं। भैया एक सिंपल सी कहानी, सर ये देखिएगा N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। सर आपको इसका स्टैंडर्ड पता है 28 ग्राम, 6 ग्राम और ये 34 ग्राम। ये तो भैया सैटरडे से ही आपको पता है। हाँ, ये सैटरडे से ही आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या होता है। इस रिएक्शन को मैं ये पहले से देखते ही पहचान गया हूं कि यार मुझे इतना लिखना है। ध्यान सुनना अपने पास, मुझे इतना लिखना है। अब मुझे कैसे डिसाइड करना है, ध्यान सुनिएगा, पहले लंबे मेथड से कर देता हूं, फिर आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। मुझे कैसे डिसाइड करना है कि भैया कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं 2 लाइन लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं 2 लाइन लिखूंगा, उससे मैं लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया अमोनिया किससे बनना है और हाइड्रोजन का कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं सिर्फ 1-2 इमेजिनेशन करूंगा। अगर मैं ऐसा करा दूं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन, अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन का पूरा रिएक्शन करा दूं, तो भैया मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड बताओगे, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओगे। अगर ये पूरा का पूरा 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए, मतलब आप सोच के देखो पूरा का पूरा 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए, तो भैया आप उसके लिए हाइड्रोजन का मास बता सकते हो। सर स्टोइकोमेट्री निकालने आता है, 56 × 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 28। सर पूरा का पूरा हाइड्रोजन अगर 56 ग्राम कंप्लीट नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए, 56 ग्राम कंप्लीट नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए, सर अगर 56 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्शन करा दो, तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 12 ग्राम। क्वेश्चन में आपके पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है क्या, सर 12 से ज्यादा ही है। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, आप कंप्लीट रिएक्शन नाइट्रोजन का करा सकते हो। फिर किसी ने बोला नहीं सर उल्टा भी तो सोचो, दूसरा भी तो सोचो, हो सकता हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाए। तो बेटा फिर से एक लाइन लिख दो, 2 लाइन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन अगर बेटा पूरा का पूरा 56 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए, सर पूरा का पूरा 56 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए, तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो। मास ऑफ नाइट्रोजन बेटा कितना आएगा देख लो। सर अगर ये पूरा का पूरा ये रिएक्ट कर जाए, अब की बार ये रिएक्ट कर जाए, तो इसका मास बता सकते हो। सर ये कितना हो जाएगा, सर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, कितना 56 × 4 पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो भैया 4.66 बहुत ज्यादा होगी। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या आपके पास इतना नाइट्रोजन है, क्या आपके पास इतना नाइट्रोजन है, नहीं है। मतलब सर आप ये रिएक्शन नहीं करा पाओगे, हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे, हाइड्रोजन नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि सर आपके पास अगर नाइट्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट करता है तो 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 12 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास है, सर उससे ज्यादा ही है। तो आप यहीं पर डिसाइड कर लेते हो ये 2 लाइन से कि ये रिएक्शन नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। सर हाइड्रोजन कितना यूज होगा, हाइड्रोजन यूज्ड कितना होगा, सर हाइड्रोजन रिएक्ट होगा 12 ग्राम। हाइड्रोजन अनयूज्ड कितना होगा, सर अनयूज्ड कितना होगा, सर 56 में से 12 ग्राम ही यूज होगा। सर देख लो, यहां पर देख लेना ये दोनों कंडीशन, ये एक बार इसको पूरा रिएक्ट कराना, एक बार इसका रिएक्शन कराओ, एक बार इसका रिएक्शन कराओ, निकाल लो। अब यहां से आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा बेटा प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। सर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, इसको मैं अब लूंगा, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। सर यहां पर मास ऑफ अमोनिया, अब मैं नाइट्रोजन से डिसाइड करूंगा, 2 थे, 2 में से एक को सेलेक्ट किया, अब भैया मास ऑफ नाइट्रोजन से डिसाइड करूंगा कि कितना बनेगा, 56 × 34 डिवाइडेड बाय 56 × 34 डिवाइड बाय 28। सर कितना हो गया,
तो देख लीजिएगा सर, मास ऑफ अमोनिया कहां से डिसाइड किया? पहले मैंने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट डिसाइड किया, फिर मुझे यह पता चला कि भैया अब अमोनिया का मास जो है वो हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन तो एक्सेस में है, वो हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर रहा। कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा अमोनिया का मास डिसाइड कर रहा है नाइट्रोजन। तो अब मैं नाइट्रोजन से यूनिटरी मेथड लगा के या शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल लूंगा। तो बस याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, बेटा ये सबसे लंबा तरीका हो गया, इस तरह से आप कर सकते ये 2 लाइन। अगर आप भूल भी जाओ तो आपको शॉर्टकट अगर मान लो एग्जाम हॉल में नहीं याद आ रहा तो आप इन 2 लाइंस को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। यहां से लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है, एक्सेस रिएजेंट आ जाता है, यह भी पता चल जाता है कितना यूज होगा कितना नहीं यूज होगा। ठीक है, पक्का? तो भैया अब यार इतना लंबा कौन करता है? सच्चाई ये कि यार एग्जाम हॉल में हम सब लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं जहां पर स्कूल का एग्जाम होता तो समझ में आता है, स्कूल में तो चलो ये कर सकते थे, लेकिन अब जिस एग्जाम में हम दौड़ रहे हैं ना वो रेस है। और रेस में बेटा आप स्लो दौड़ रहे हैं कि फास्ट, अल्टीमेट गोल क्या है? कौन जल्दी पहुंच रहा है, सीधी सी बात यह है। तो वहां हमें रेस जीतना है, तो रेस में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे कि शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो लिमिटिंग रिएजेंट को? आइडेंटिफाई कैसे करोगे लिमिटिंग रिएजेंट को? लिमिटिंग रिएजेंट बेटा कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? बेटा देख लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है तो देखना शॉर्टकट क्या है। बस शॉर्टकट लगाने के लिए क्या होता है, आपको मोल्स पता होने चाहिए। सर स्टेप 1 शॉर्टकट कैसे पता चलता है? तो आप स्टेप 1 नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको आता है, तो आप बस क्या करिए स्टेप 1 में कैलकुलेट रेशियो ऑफ, रेशियो निकाल दीजिए किसका? गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सर गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सर आप ना हर एक रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो निकाल दीजिए, फॉर एवरी रिएक्टेंट आप हर एक रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो निकाल दीजिए। पहला काम कीजिए, जो गिवन मोल्स है डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। गिवन मोल्स को क्या करना है? जो भी मोल्स दिए, अगर मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर लो, मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर लो, और मास से मोल में कन्वर्ट करके फिर क्या कर लो? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लो। जैसे ही आपने किया सर सेकंड स्टेप में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो रिएक्टेंट हैविंग लोएस्ट वैल्यू, lowest ratio is limiting reagent। जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, जिस रेशियो में इसकी वैल्यू जिसकी छोटी होती है सर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट की लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये देख लेना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा? स्टेप देख लो। पहला काम क्या करना है? रेशियो लेना है किसका? मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को हम देखो कितना शॉर्टकट में कैलकुलेट करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम देखना कितना तेजी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? ये देख लो, अभी यही क्वेश्चन लिखा था ना बेटा, आपने ये लिखा था 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेड, हाइड्रोजन ईच रिएक्टेड, कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। सर आपने यही निकाला था। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का तो एग्जाम हॉल में उतना लंबा नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सीधा क्वेश्चन को शॉर्टकट में अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? तो सर अब आपको नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, 2 अमोनिया दिया है, मुझे क्या करना है? सर मुझे यहां पर ना 2 मोल दिख रहा है नाइट्रोजन का, यहां पर मुझे देखोगे तो भैया हाइड्रोजन का 28 मोल दिख रहा है। अब ये मत बोलना कि सर कहां से आया। सर नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालेंगे? 56 अपॉन 28,
सर 2 आएगा। नाइट हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालेंगे? 56/2 28 आएगा। आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 1 मोल, ये 3 मोल। बेटा अब आप डिसाइड कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट विद इन सेकेंड निकाला जा सकता है, कैसे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो क्या करेंगे आप? सर सीधी सी बात है, इसको डिवाइड करो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, 2/1 2 28/3। सर लोएस्ट रेशियो क्या आ रहा है? सर मैं जहां तक देख रहा हूं यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब एग्जाम हॉल में ऐसे 2/1 2 निकाल के 28/3 ऐसे निकालोगे, भाई अब इतना ज्यादा अगर बेसिक मैथ बेकार हो चुका है कि 2/1 बड़ा है कि 28/3 बड़ा है। सर इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आ गई। 2 और 9 में अच्छा ये छोटा है, अच्छा हाँ ये लिमिटिंग रीजेंट होगा। अगर इतना ही स्लो सोचना है तो फिर मुबारक हो आपको, लेकिन अगर आप तेजी से सोच सकते हैं तो 2/1 28/3। सर आपको पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट, आपको पता चल गया एक्सेस रिएजेंट। अब आप डिसाइड कर लीजिए सर इसका कितना बनता है। 1 मोल से 34 ग्राम। तो सर यहां पर मास ऑफ अमोनिया 2 मोल से कितना होगा? सर 68 ग्राम। तो आप टाइम अपना बचा सकते हैं। ये भी नहीं लिखते, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकेंड अपना टाइम निकाल सकते हैं कि हाँ यार मैं इस तरह से कैलकुलेशन मास ऑफ अमोनिया, सेम क्वेश्चन को देखो हमने कितना जल्दी कर लिया। तो शॉर्टकट पता होने का ये फायदा है कि आप भैया तेजी से कर सकते हैं, आपको भैया फटाफट पता चल जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएजेंट है। कैसे करते? जो भी मोल्स हैं डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, तो मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करो। जिसका रेशियो सबसे कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसका रेशियो सबसे कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और बाकी उसके बाद वही डिसाइड करेगा कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा, कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा। चलो भाई बता दो, करोगे क्वेश्चन? भैया शुरू करें? अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी यस और नो बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है बेटा, मोल्स निकालना बहुत बहुत पहले सीख रहे हैं, मतलब दूसरा हफ्ता हो गया, अब तीसरा हफ्ता हो गया मोल्स निकालते हुए, तो कर लेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल, जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दिया, ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये देखो अपने पास, अगर मैं ऐसा दे दूं कि इफ 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32, ऐसे लिख देता हूं, 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टेड to produce डैश मोल्स ऑफ वाटर। मुझे बताओगे इस डैश में क्या होगा? सर यहां पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे बताओ? 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑफ रिएक्टेड, हाँ 32 ग्राम हाइड्रोजन का 64 ग्राम ऑक्सीजन का अगर रिएक्ट कर रहा है तो बेटा कैसे बताएंगे? आप बता सकते हैं इसका आंसर कैसे आएगा? आप मोल्स ऑफ वाटर कैसे बता सकते हो? चलती कैसे होगा? कैसे निकालोगे? अब बेटा आपके ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में जिनको भी लगता है सर मैं यहां पर, अब आप जितने लोग प्रैक्टिस करके इसीलिए इतने क्वेश्चंस कराए गए हैं कि भैया आप ना इसको अब यहां पर, अब सर ये तो हमको निकालने में टाइम लगेगा, तो बेटा यहीं पर अब आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कि भैया कैसे स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है? स्पीड ऐसी बढ़ाई जाती है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं कैसे करूं, बेटा यहीं पर आपको दिक्कत है। अब सर हाइड्रोजन का मोल 32/, हाँ तो बेटा फिर तो हो गया, फिर तो आपकी स्पीड ऑब्वियस से कम ही होगी। अगर आपको हाइड्रोजन का मोलर मास याद नहीं आ रहा, ऑक्सीजन का मोलर मास याद नहीं आ रहा, आप नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन में ही लगे हुए हो कि सर अच्छा जानते हैं सर टाइम ना लग जाता है, 32 अच्छा 16, हाँ 16 मोल हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हाँ 64, 16 होगा कि 32, बहुत कंफ्यूजन है, 16 होता है कि 32 होता है, 32 से ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 मोल। तो बेटा आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको विद इन सेकेंड आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गया है। अब आप सोच लो इसका लिमिटिंग रिएजेंट, ये 16 मोल दिया है
और इसका भैया 2 मोल है। तुम लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है, तुमको पता चल रहा है कि इसका 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन बताएगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट आप डिसाइड कर लो कौन होगा सर। मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सर 16/2, 2/1 सर। 8 और 2 में कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना बनेगा? सर देख लो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 सर 4 मोल बनेगा। एक लाइन में आंसर आता चला जाएगा। नहीं तो भैया आपको बोले मास बताओ, पानी का मास कितना बनेगा? तो रे बुड़बा के पानी का मास नहीं बता सकता है। कोई बोले सर क्वेश्चन में मास पूछ दिया तो मास बता देना बाबू। कोई क्वेश्चन में मास पूछेगा तो मास बता देना, इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन में पूछेगा मास बता देना। सर क्वेश्चन में पूछेगा मास तो मास बता देना। सर मास ऑफ वाटर निकाल देना। अब बोले सर 18 कैसे आया? 18 कैसे आया बेटा? अगर आप इसमें अटके हुए हो, आपको नंबर ऑफ मोल सही से निकालना पड़ रहा है, तो भाई अब मैं सच बता रहा हूं, हाँ तुमको जरूरत है कम्युनिटी पे जाओ, वहां पर एक सर की बहुत जबरदस्त पीआर है, जाओ वहां पर और वहां से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि भाई तुमको नहीं समझा सकता मैं, सच बोलूंगा तो यही है कि तुम अगर अब सर ये सब है कैसे इतना जल्दी? अरे भाई तुम रेस में दौड़ना चाह रहा है बे, रेस का घोड़ा बनना चाह रहा है कि बारात का घोड़ा बनना चाह रहा है? तू डिसाइड कर ले भाई। हाँ रेस का घोड़ा होगा ना भाई, दौड़ेगा, वो तेज दौड़ेगा। अब भाई सारा ना भाई पढ़ ले, सीधी सी बात है। मतलब अगर तुझे लगता है कि करना है तो भैया अब ये सब चीज सर आप ऐसे फास्ट फास्ट तुमको भैया क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखना, ये देखिएगा अभी एक देखना अपने पास 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ईच आर रिएक्टेड टू फॉर्म डैश ग्राम ऑफ अमोनिया। बताओगे अमोनिया कितना बनेगा? सर आप 22.4 लीटर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लेके बैठे हुए हो, 22.4 लीटर इक्वल वॉल्यूम, हो सकता है क्वेश्चन में लिख दे इक्वल वॉल्यूम, तो बेटा आप देख लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। सर आप रिएक्शन तो जानते ही है ना सर, देख लो इसका भी 22.4 लीटर, उसका भी 22.4 लीटर। अब भैया बता दो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? भैया आंसर बताओ कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? कितना ग्राम अमोनिया बनेगा बता भाई। अब सर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है ना, तो डेंसिटी से ना मास निकलता है। वॉल्यूम दिया है कैसे करेंगे, टाइम ना लग जाता है रे। हाँ कैसे होगा भाई? मत कर ये सब काम, सीधा सीधा सोच ले। इसका 1 मोल दिया है, कैसे किया? वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड कर ले भाई। इसका 1 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 3 मोल। सब डिसाइड कर ले भाई, तेरे पास किसका कितना ग्राम बनेगा? ये देख इसका 34 ग्राम बन रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 1/1 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? सर कौन सा बड़ा वाला? ये तो ये नहीं, ये छोटे वाले को लिमिटिंग रिएजेंट बना दे भाई। सर 1/3 इज द स्मॉलेस्ट वन को लिमिटिंग रिएजेंट, ये डिसाइड करेगा अमोनिया का मास कितना बनेगा। तो सर मास ऑफ अमोनिया कितना बनेगा? तो सीधा सीधा 1 इंटू 34 डिवाइड बाई 3 कर दो सर, 34/3 10.66 ग्राम हो जाए सर। 11.33 ग्राम हो जाएगा, 11.33 ग्राम आ जाएगा। अब बैठ के सोच रहे हैं लीटर दिए थे मोल लिख दिए, नहीं ना, देखिए ना 2-4 बार कितना एग्जाम्पल हो गया? 1 2 देखना अभी, 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, इधर 5वां था। लेकिन सर एक बार और हो जाता ना सर, हम इतना मजा नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा यार। मतलब जो बताया है हमको रील देखे थे, समझा, रील में जानता है लिमिटिंग रिएजेंट 30 सेकंड में समझा दिया था, 30 सेकंड में, कि तुमको कोई क्वेश्चन दिया, हाँ
तुमको कोई क्वेश्चन दिया 30 सेकंड में देखो कैसे लिमिटिंग रीएजेंट निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टेड, सर इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेड करता है टू प्रोड्यूस वाटर, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट और कौन है एक्सेस रिएजेंट, बताओगे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, बता दो। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इक्वल वॉल्यूम कैलकुलेट अगर रिएक्ट कर रहा है, इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? मोल निकालने में दिक्कत है बेटा, तो अब तुम गलत क्लास में हो। फिर मोल निकालने के लिए बेटा आप शायद जाके देखना मैंने कितनी डीपीज में, और डीपी में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? कितनी बार मोल निकलवाऊं, कितनी बार मॉलिक्यूल निकलवाऊं बेटा, वहां पर भी शायद जाके नोट्स पलटोगे पता चलेगा। 10-10 एग्जाम्पल भी कितने सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है? लेकिन सर अब इक्वल वॉल्यूम दे दिया, बताइए सर हम कैसे करें? इक्वल वॉल्यूम पे हम कैसे निकाल पाएंगे? अरे बुड़बा, तुझको अगर यही नहीं पता चल रहा, इक्वल वॉल्यूम याद कर। इक्वल वॉल्यूम गैस के केस में इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मोल्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, दोनों का मोल्स इक्वल कर ले भाई यार, नहीं तो तू ऐसे लिख, ओह माय गॉड, ये भी तो लिख सकता हूं, थोड़ा ऐसे डर लगता है ना जी। ऐसे तो भैया दोनों का इक्वल मोल्स ले सकता है एक्स एक्स, लेकिन हाँ चलो अब बताओ, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो ये छोटा है कि ये बड़ा है, जल्दी बता बता। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, जानते हैं सर, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा सर? ये सब बात तुमको ऐसे, इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मोल्स होता है, शायद गैसेस की केसेस में लिखवाया गया था एवोगाड्रोस लॉ, अगर आप चीजों को रिलेट करें तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मोल्स, तो इक्वल मोल्स लिख दिया, इसका भी मोल। अब इसको 2 से डिवाइड करेगा, इसको 1 से डिवाइड करेगा, तो भैया सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी सर? लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन का आ जाएगा। सेम नंबर को 2 से डिवाइड करो, सेम नंबर को 1 से डिवाइड करो, छोटी वैल्यू किसकी आएगी? हाइड्रोजन की। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। पता चल रहा है आपकी सर? हाँ नहीं ना सर, ऐसे नहीं ना होता है सर, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ना तो डरे लग जाएगा ऑब्जेक्टिव हुआ करने में सर। ऑब्जेक्टिव भी करा दूं क्या? ले भाई ऑब्जेक्टिव भी करा दूं, कहीं ऐसा ना लगे बोले कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए। चल बता दे भाई। हाँ एक काम कर, रफ पेज ले, खटाखट करियो अगर कोशिश करेगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये देख ये देख, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं रे? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, जल्दी बता। ए भैया हमको तो यही नहीं पता चल रहा है रिएक्टेंट किसको बोलते हैं। हाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट सर जानते हैं सर, गलबला न जाता है सर, इतना फास्ट पढ़ा देते हैं ना। अभी कॉन्सेप्ट समझे तब तक क्वेश्चन, क्वेश्चन समझे तब तक फिर से क्वेश्चन, फिर अगले दिन आए तो फिर क्वेश्चन। जिंदगी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चनमय हो गया है। हम पढ़ने आए थे, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाने आए थे, यहाँ मास्टर बोल रहा है क्वेश्चन मत लिखो, दे देंगे कर लेना अटेम्प्ट। कितना दर्द है हमारी बातों में। हाँ अब बोला फीडबैक भी दे के जाना। पढ़ाते हैं नहीं सही से, देख रहा है। बताओ तो ये बोल रहा है कि जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, ये सब एकदम मतलब भगचोनर सब है जी, यही सब बताइए, आंसरों दे दिया सब, बताओ एकदम बुड़बक है। हमको तो यही नहीं पता चल रहा था, हमको लगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा सर, क्या बात कर रहे? ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्या? ऑल ऑफ द अबव नहीं कर सकते हैं क्या सर? ये देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हेबर्स प्रोसेस में रिएक्शन हो रहा है सर, बताइएगा अमोनिया का कितना मोल बनेगा? देखिएगा तो अमोनिया का कितना मोल बनेगा भाई साहब? ये क्वेश्चन तो एकदम नहीं हो पाएगा। हम चलते हैं, हु इज बेस्ट टीचर, यही क्वेश्चन पूछेंगे कम्युनिटी पे। चलो हाँ डिसाइड करते हैं यार, अब तो अपना दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और क्या कम्युनिटी पे चल के डिसाइड, दूसरा बताएगा कि हम कैसे पढ़े किससे पढ़े, क्योंकि अपना दिमाग तो फेल हो गया ना जी। हाँ ऐसे कौन करता है, पैसा भी लिए और बताइए मेहनत भी हम ही करें, कैसे काम चलेगा? जल्दी
कैसे काम चलेगा भैया? इतना गलत गलत बात बताओ तो कौन करता है? कैसे होगा? N2+, बताओ, N2+3H2 क्या होगा बताइए? लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता चल रहा है, अक्कड़ बक्कड़ कर लिया जाए क्या? 5, 10, 15, 15 मतलब 5 और 10 तो नहीं होगा, 5 और 10 तो नहीं होगा, 5, 10 का क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ 1, 3 और क्या, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये 3 है ना, यहाँ 3 तो वहां भी 3 होगा पक्का। 5, 10, 15, 15 और 3, ये 20/3 हो जाएगा, तुक्का मार लेते, यही होगा ना, 20/3 हो जाएगा। सर देखिएगा, यही तो 20/3 हो जाएगा, नहीं होगा क्या? देखिए 5 और 10 मिल गया 15, 15 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्या कि रिएक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्ट बनेगा। इधर 3 लगा है, इधर 2 लगा है, तो मतलब समझ रहे हो, 3 हम तुक्का मार लेते, ऐसे तुक्का मार लो। या फिर भैया तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 5/1 कर लो। एग्जाम हॉल में 5/1 और 10/3, सबसे छोटा वैल्यू कौन है सर? ये 10 मोल डिसाइड करेगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कितना है? 5 मोल। ये क्या है? एक्सेस रिएजेंट है सर, ये एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। 3 मोल से भैया 2 मोल बनता है, और 10 मोल से कितना बनेगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना बनेगा सर? 10 × 2/3 सर, 20/3 आएगा सर। कितना बनेगा? 20/3 होगा। कहा सर? हाँ ऐसे ऐसे ही तुक्का मारते, और क्या? तुक्का देख रहा है, तुक्का मार के भी नहीं लग रहा। हाँ ये देखो, ये देख रहा है, कंपटीशन देख रहा है कितना हाई लेवल पे है, तुक्का लगाने का लेवल चल रहा है। इस क्वेश्चन को देखो तो जी भाई, ये भी बड़ा खतरनाक ना क्वेश्चन दे दिया जी। ए भैया ये देखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा नहीं, तब तक क्वेश्चन घुस रहा है। ये बोल रहा है कैसे निकलेगा जी? नंबर ऑफ मोल्स बताइए अमोनिया HCl का। HCl का मोल्स बताइए। गयो फीडबैक, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमको पता नहीं चल रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि यार अगर हम केमिस्ट्री छोड़ दें तो फिजिक्स में तो 300, हाँ 180 आ ही जाएगा। फिजिक्स में 180, या फिर बायो में 360, 540। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से कर सकते हैं, यहाँ बहुत दिमाग लाना पड़ रहा है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लेंगे तो 100 नंबर तो आ ही जाएगा। हाँ और क्या, तो 100, 180 या 360, 640, 640 पे एम्स मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। हाँ छोड़ देते हैं फिजिकल, और क्या ये सब क्या चल रहा है जी? बताओ तो। अब बोल रहा है कोई कि अपने आप ही 1 मोल मान ले रहा है, ये बोल रहा है देखिए, तो ये जादू देख रहे हैं सर, ये सब कैसे चलेगा बताइए तो? ये 1 मोल कैसे मान ले रहा है? सब ऊपर भी लिख दे रहा है, यहां भी लिख दे रहा है, हमको इधर से बोल रहा है। ये कौन सा लैंग्वेज में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा रहा है? कुछ आते पते नहीं चल रहा है। हाँ ऐसे कैसे, मतलब बताइए तो? HCl के मोल्स कैसे निकलेगा? पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया सर, ये देखिएगा HCl के मोल्स कैसे आएंगे? 1/2 × 2 डिवाइड बाई 1, तो 1 मोल आ गया सर। बड़ा ना कष्ट है सर। हाँ देख रहा है। हम तो चले, अब हम चलते हैं, हम चलेंगे, अब हम पूछेंगे भैया। हाँ चलते हैं सर्च करने कि बिना न्यूमेरिकल किए, बिना क्वेश्चन किए, हाउ टू मेक फिजिकल केमिस्ट्री इजी। ठीक है, और क्या, और क्या यार, इतना कष्ट कौन झेलता है बताओ तो? ये भैया देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओ भैया इसमें तो कैलकुलेशनों दे दिया है, बताओ NO2 बन रहा है, एक तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी शायद। बहुत डिफिकल्ट है यार ये सब क्वेश्चन तो। ऑर्गेनिक कब से चालू होगा यार इस बैच में? हाँ हम उधर से ज्वाइन करेंगे, या यकीन 4.2 कैसे करेंगे भैया? यहां पर 2 लगा दे, यहां 2 लगा दे, रिएक्शन बैलेंस हो गई शायद। अब बताओ, रिएक्शन बैलेंसिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, वो टॉपिक तो कराए ही नहीं ना मास्टर, ऐसे लगा दे रहे हैं 2 पे 2 कहीं भी। असर देखिएगा, यहां पर देख लीजिएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 1 मोल लिखा है, यहां पर बोल रहा है कितना ग्राम चाहिए, तो NO2 का मास देख लो भैया, हमको तो भैया
14 और 36.92 ग्राम। सर यहां पर क्या दिया है, इसके मोल्स कैसे निकालें? 4.2 डिवाइडेड बाई बेटा सीधा सीधा 28 कर 14 प्लस 16 30, 0.14 मोल। बेटा ये देख लेना इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, तो सर ये 32 3.2 अपॉन 32 0.1 मोल। दोनों के मोल्स निकाल लो, डिसाइड कर लो बेटा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट हमको दिख रहा है किसका सर, कौन है सर, हमको NO दिख रहा है। कैसे? इसको 0.14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.14 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमको लिमिटिंग रिएजेंट NO दिख गया। यही डिसाइड करेगा भैया मास कितना बनेगा, NO2 का मास कितना बनेगा भैया देख लीजिएगा सर, ये देखिएगा 92/2 सर 0.07 इंटू 92 कितना हो गया 14, 9 7 जा 63, 63 और 64, 64 हो गया ना, तो 6.44 आएगा ना, दो डेसिमल ना 6.4 कितना आएगा। अब भैया क्वेश्चन है देख ला, हमको तो मोले नहीं निकाल पा रहे, ये सब का चल रहा है जी। हाँ और क्या, ये नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो 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 नो, काटो जी लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये टॉपिक भी उड़ा दो जिंदगी से, क्योंकि बेटा कल तो इससे और मजा आने वाला है। देख रहा है एक ना एक, हाँ एक कहीं मैंने गाना सुना था हरियाणवी, एक खटोला हाँ जेल के अंदर ऐसे करके, वैसे हमारा स्पैमर का दिमाग हो गया होगा। एक भैया सोच रहा होगा यार करे क्या यार, मोल भी निकल जा रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आ जा रहा है, ये 300 कहां से आया, हमको तो यही डाउट है मास्टर। तुम 300 कैसे लेके आ जा रहे हो, ये 32 कहां से आया? ऑक्सीजन का मास 16 पढ़ाए थे, खुद ही गलत पढ़ा रहे, बताओ। सब जान रहे, हमको ये सब चीज अच्छा नहीं लगता। बताओ एक दिन में दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। पूछते तो सही कि तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। आज मन नहीं था, आज उसकी याद आ रही थी, मौसम बदल रहा था उसकी याद आ रही थी, हाँ और आप सर पढ़ा दिए इतना सारा चीज एक दिन में। बताइएगा भाई ए और बी में पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट बताइए, इसके भी 12 मोल है, इसके भी 12 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और इसके भी 12 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। बेटा पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट बता दो तुम मुझे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट बता दो, बाद में स्टोइकियोमेट्री पे जाएंगे। सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट बता दो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? मासूम सर सब जान रहे हैं, गजब का पढ़ाई, हाँ अरे नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना देखो अब क्या होगा कि अब यहां से बेटा तुम्हें भी पता चल रहा होगा कि पिछले 2 हफ्ते से जो मेहनत की है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। अब तो बोले सर मोल कैसे आता है, मास कैसे आता है, तो बेटा आप फिर हाँ भाई अब समझ जाओ तुम खुद ही। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाले, तो सर 12 से 3 से डिवाइड करोगे 4, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, लिमिटिंग रिएजेंट ए आ गया। ए डिसाइड करेगा कि भैया डी कितना बनेगा, ए डिसाइड करेगा कि डी कितना बनेगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना आएगा, सर 12 इंटू 0.5 अपॉन कितना हो गया 3, सर ये देख रहे हैं सर 2 मोल आ गया। अब भैया लिमिटिंग रिएजेंट लगा दिया, स्टोइकियोमेट्री लगा दिया। अब बोल रहा है कि सर डी के 2 मोल हैं और डी का 2 मोल का मास दिया है 60 ग्राम। बोल रहा है एटॉमिक मास बताओ, बताओ तो जी 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ डी, बताओ तो 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ डी का वैल्यू कितना ले लिया 60 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ डी कितना आएगा? सर डी का मोलर मास कितना आ जाएगा 30 ग्राम। और सर जानते हैं एटॉमिक मास पूछा है, तो सर एटॉमिक मास कितना हो जाता है सर 30 AMU हो जाता है, 30 AMU हो जाता है यूनिट। अच्छा यूनिट था ही नहीं भाई यार, तो फिर हाँ ये 30 ग्राम से 30 AMU कैसी आ गया है, छोड़ो यार 3 बज गया, मारा दिमाग खराब हमारा, मास्टर पगला दिया है, 30 ग्राम से 30 AMU आ गया है। हाँ 30 ग्राम से 30 AMU कैसी आया गाइज,
राज पता चल रहा है क्या? ये राज आपको पता है 30 ग्राम से 30 एमयू कैसे आया? बेटा देख लो, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आ रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कैसे आ रहा है, फिर उसका मोलर मास कैसे आ रहा है, एटॉमिक मास कैसे आ रहा है, इसी को बोलते बेटा। अब लेक्चर ऊपर आ चुका है, चैप्टर ऊपर आ चुका है, बेसिक्स का टाइम गया। अब भैया चैप्टर के साथ साथ ऊपर आओ। कोई भी चैप्टर का ना बेटा पीक होता है, अब वो पीक का टाइम आ गया, यहां तक आ गए। अब सर हाँ हम चलते हैं दुआओं में, नहीं सर, हाँ रेटिंग में याद रखना। फीडबैक में याद करेंगे आपको। पता चल रहा है 30 ग्राम 30 एमयू में डिफरेंस क्या है? नहीं पढ़ने वालों को भैया यहां पूछा भी नहीं जाएगा कि पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखा भाई साहब। बहुत क्वेश्चन है बे तुम्हारी जिंदगी में। ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखा, फिर छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन करके दिखा, फिर छोड़ दूंगा। अब वो राज राज ही रह गया। तुम लोग भी मजे ले रहे हैं। हाँ मेरा स्पैमर गाना गा रहा होगा आज, मैं ठहरा रहा, हाँ सिलेबस चलने लगा, क्या ये मेरा पहला पहला बैकलॉग है। चलो, क्यों गाना सुना तुम लोगों ने ये? हाँ रोमांटिक गाना है भाई साहब, उसकी बैंड बजा दी हम लोगों ने। ये देख मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करिए। सारे क्वेश्चन बेटा जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, घर पे बैठ के ये सारे क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करना, और भैया स्पीड बढ़ाना, नहीं तो पीटे जाओगे। मोटी किताब कल लेके बैठेंगे भैया यहां पर, तुमको देख लो अपने हिसाब से। मैग्नीशियम का रिएक्शन नहीं लिखने आ रहा। जल्दी भैया यहां पर अब लिमिटिंग रिएजेंट किसी को निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा खाली वही निकालना है ना? कौन? अच्छा एक्सेस रिएक्टेंट निकालना है। ओके, मैं मर्जी है, जैसे मन करे वैसे करो। मास से करना है मास से करो, मोल से करना है मोल से करो। अपने बैच में कमेंट सेक्शन में देखता नहीं क्या चलता है। हाँ कोई जीएफ बनेगा, ऐसे नहीं होता। पैम्फलेट डांट नहीं होता, मिठाई वाला दुकान खुलता है तो सब जगह दुकान पे हर जगह घर पे ज्यादा के पैम्फलेट डालता है, सभी मिठाई लेने आइए मिठाई लेने आइएगा। हाँ दुकान खुलती है तो वैसे ही यहाँ पर अपना स्पैमर आगे पैम्फलेट डांटता है, कोई गर्लफ्रेंड बने। अरे अबे क्राइटेरिया है इनका, 2 क्वेश्चन पूछ देगा या पूछ देगी, तुम बेहोश हो जाएगा या बेहोश हो जाओगी गर्लफ्रेंड में। हाँ ऐसे बांट रहा होता है कोई ऐसे। अबे तुम पता भी नहीं है, यहां सब चालाक हैं। 1 महीने का रेंट निकलवा लेंगे घर से, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। तुम सोचोगे कि हाँ स्नेह दिखा रहा है, पता चला वो स्नेहा निकल गई। ये देख लो कैसे मोल से करना किससे करना भाई, अब तो मैं ही नहीं सोच पा रहा हूं। मास से कर लेते। 48 ग्राम से कितना रिएक्ट कर रहा है? 32 ग्राम। तो भैया ये कितना बन रहा है? इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना है? 1 ग्राम, और ये कितना है? 0.56 ग्राम। तो भैया अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे मन करे। मेरा मन कर रहा है मैं पहले वाले मेथड से करना चाहता हूं। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन करा दूं, किसका कंप्लीट रिएक्शन करा दूं? अगर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम करा दूं, 1 ग्राम मैग्नीशियम का कंप्लीट रिएक्शन करा दूं, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? सर अगर आप 1 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्ट कराओगे, सर 48 ग्राम के लिए 32, तो 1 ग्राम के लिए देख ले सर, ये 2/3 0.66 ग्राम। सर इसका मतलब इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। अगर मैग्नीशियम पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, इसका मतलब मैग्नीशियम पूरा रिएक्ट कर ही नहीं सकता। मैग्नीशियम पूरा रिएक्ट कर ही नहीं सकता भैया, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का 1 ग्राम अगर पूरा रिएक्ट करेगा तो भैया उसके लिए ऑक्सीजन इतना चाहिए, उतना ऑक्सीजन है ही नहीं, उतना ऑक्सीजन है ही नहीं। तो सर उतना ऑक्सीजन 0.56 ग्राम है, 0.66 चाहिए, कम पड़ गया। तो सर ये मैग्नीशियम को धोखा दे दिया। अब भैया उल्टा देख लो, सर मास से क्यों कर रहे? क्योंकि बेटा मास ही कंप्लीट निकालना है ना, तो इसीलिए मास से कर दिया। और बहुत देर से मोल मोल हो रहा था, मैंने सोचा कुछ वैरायटी चेंज की जाए। हाँ मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दो। सर अगर भैया
पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो बेटा क्या होगा 0.56 इंटू 48 अपॉन 32, सर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 0.84 ग्राम मैग्नीशियम। सर पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा तो उसके लिए 0.84 ग्राम क्या होगा, मैग्नीशियम चाहिए। मतलब ऑक्सीजन ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा ऑक्सीजन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अनरिएक्टेड कितना बचेगा सर, अनरिएक्टेड 1 ग्राम में से सर 1 में से 0.84 कर दो सर 0.16 ग्राम बचेगा। तो मैग्नीशियम का 0.16 ग्राम बचेगा। मैंने जानबूझ के इतना टाइम लगाया कि भैया मास से मन करे हो 0.44। वाह भाई साहब वाह, ठीक है बहुत बढ़िया। जिन लोगों का ये आंसर आया है बेटा मोटी किताब लेके तैयार रहना कल के लिए, ये देख लेना भैया। जिन लोगों का आंसर ये आया है कल मोटी किताब लेके तैयार रहिएगा, क्योंकि कल भैया जबरदस्त तूफान आने वाला है। कल लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस होंगे और लिमिटिंग रिएजेंट करने के बाद कल स्टोइकियोमेट्री का एक लेवल और ले जाएंगे ऊपर। भैया पढ़ने वालों का स्वागत है अब इस बैच में। अब ये बैच उन लोगों का ही रह गया है जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो भैया हाँ जीएफ बीएफ करने वाले लोगों के लिए तुम्हारे लिए कम्युनिटी है बेटा, उधर जाओ, उधर अपना आराम से एंजॉय करो। बताओ तुम कहां से हो, किधर से हो। कल भैया पढ़ने के आइएगा, कल लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री के, प्योरिटी के, इल्ड के सबके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस कल के केवीडी में कराए जाएंगे और कल का केवीडी में बेटा बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कल स्टोइकियोमेट्री का लेवल एक लेवल और ऊपर जाएगा। जो तड़पने वाले हैं उनको और तड़पाया जाएगा। लेकिन हाँ पढ़ने वाले भाई तुम जाते टाइम रेटिंग वेटिंग दे के जाना, नहीं तो हम तड़प जाएंगे। और हम तड़प जाएंगे तो जान रहा है हम रोज दिन वही पढ़ाएंगे फिर कि a+b का होल स्क्वायर, रोज दिन यही सब पढ़ाएंगे। फिर हम स्पैमर के हो जाएंगे, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब तो तुम दूसरे टीचर से क्यों कंपेयर करता है भाई, तू अपनी स्पीड पे चल, इतना भरोसा रख जो स्पीड पे चल रहे उतने पे कंप्लीट होगा सिलेबस, ठीक है। दूसरे टीचर का क्यों कंपेयर करना है, कौन किस स्पीड से चल रहा है। तू मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है तो मेरे ऊपर करना, तुझे क्वेश्चंस करने हैं, तुझे उसमें कोई कमी दिखे तो बता, ठीक है। तुझे उस पर फोकस करना है, उससे चल, ठीक है, उससे उस पर फोकस। दूसरा टीचर क्या करेंगे, कल मोटी किताब लेके कूटा जाएगा भाई, पढ़ाई कर, ठीक है। कल आजा भाई, कल देखते हैं कल कितना मोल मोल होता है, कितना मोह मोह होता है। चलिए मैं भाई साहब गाना गा दूंगा, लोग बवाल मच जाएगा, इसलिए मैं गाता नहीं, क्योंकि मेरे सारे गाने खराब गाने हैं, बिगड़े हुए गाने हैं एकदम। हाँ एकदम बिगड़े हुए गाने। हमारा तो भाई साहब वो क्या बोलते हैं, हम तो स्पैमर के लिए गाना गाते हैं। एक गाना नहीं है जैसे अभी तो गा रहा तुम्हारे लिए। हाँ स्पैमर जो होता है वो बेचारा हर जगह कूटा जा रहा है, घर पे भी, यहाँ पर भी, सब जगह कूटा ही जा रहा है। उसको लग रहा है क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ठीक है। जो भी स्पैमर है बेटा, अगर तुम्हें मेरी आवाज जा रही है, बस इतना ही कहूंगा, देखो ये सब हाँ मन का खेल है, ठीक है। पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं है। 1 piece of paper can't decide your future, similarly 1 ऐप कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इसीलिए पीडब्ल्यू छोड़ के कोई और ऐप में भी आप फोकस कर सकते हो, वहां पर आपको जिंदगी की राहें पता चलेंगी, ठीक है। मैं तो कितनी बार सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे तो रात को 12-1 बजे 30 सेकंड में 1 करोड़ कमाने का मौका मिलता है, लेकिन वो रील देखता हूँ फिर समझ में नहीं आता। तो आप भी वैसा रील देखो और उन सब चीज़ों पर फोकस करो बेटा। इन सब जगहों पर क्या है, तुम ऐसे हाँ जीएफ बीएफ करते रहोगे, यहाँ बेवकूफ़ बना देंगे। सब मेरे स्टूडेंट है, ये जान रहे हैं। जैसे ही तुम देख लेना कम्युनिटी पोस्ट करे, जाकर वहाँ लिख भी देगा कि मेरा नंबर ये है, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं भी ग्रुप स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे भी एक दोस्त चाहिए। और दोस्त के नाम पे भाई साहब देख लेना 4-5 हज़ार का चूना लगा देगा सब। तो इसीलिए पहले बता दे रहे, पढ़ाई कीजिए सही से, पढ़ाई कीजिए सही से। स्पैमिंग भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी और जगह जाके कर लो यार, यहाँ पर क्यों यार। गलत मास्टर गलत बच्चों के बीच में तुम आ रहे हो, ठीक है। हाँ गलत मास्टर गलत बच्चों के बीच में आ रहे हो तुम, इनको पता नहीं है ये क्वेश्चन खा जाते हैं, तुम तो छोटे मोटे हो बे, ठीक है। हाँ ये अभी पता नहीं अभी कितने लोगों को धक्का मार के आगे निकलेंगे अगले साल, तो इसीलिए बेटा बच के रहना इन लोगों से, ठीक है स्पैमर भाई। हाँ चलो स्पैमर भाई साहब, हाँ चलो ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, कल मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।